If you're a class 12 IP student, this one video can literally save your MySQL board exam, because in this video I will teach you complete MySQL from 0 to full marks. अगर हम इसकी वेटेज की बात करें तो कंप्लीट MySQL जो आप लोगों का 25 मार्क्स का होने वाला है, और इस वीडियो में हम पूरे जो 25 मार्क्स के लिए जरूरी है ना पढ़ना वो सब पढ़ेंगे. नो कंफ्यूजन थ्योरी, नो बोरिंग एग्जाम्पल्स, नथिंग. बस वही कंसेप्ट यूज करेंगे जो आप लोगों को समझ में आ जाए. So this is your educator and mentor स्वाति चावला. I welcome all of you on this YouTube channel. आज हम पढ़ने वाले कंप्लीट MySQL. अगर मैं आप लोगों के सिलेबस की बात करूं तो ये वो सिलेबस है जो आप लोगों को क्लास 12th के करिकुलम में गिवन है, और इसमें सबसे पहली लाइन गिवन है कि रिवीजन ऑफ डेटाबेस कांसेप्ट एंड एसक्यूएल कमांड कवर्ड क्लास 11. ये आप लोगों का जो स्नैपशॉट है ये आप लोगों का है फ्रॉम योर क्लास 11. तो इस वीडियो में हम क्लास 11th का भी कंप्लीट करेंगे और क्लास 12th का भी कंप्लीट करेंगे. ठीक है, सो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे आपको क्या क्या पढ़ना है, और फिर हम ये सब देखेंगे. मैथ फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन, डेट फंक्शंस, एग्रीगेट फंक्शंस, और फिर हम देखेंगे एंड में ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय, ये सारी चीजें हम लोग करेंगे. ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. थोड़ा सा MySQL की कमांड्स पर जाने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं. और इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं कि आपकी जो ये टर्म है, ये डेटाबेस, ये क्या है, कहाँ से आई है, तो इसके लिए हम लोग चलते हैं पहले हमारे फाइल मैनेजमेंट सिस्टम पर. देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, ये थोड़ा सा ये चीज समझ लेना, आपके लिए काफी इजी हो जाएगा ये जानना कि एक्चुअल में DBMS है क्या. ठीक है, तो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम क्या कहते हैं कि आपके पास काफी सारा काम अभी भी आपने देखा होगा विद द हेल्प ऑफ पेन एंड पेपर होता है. विद द हेल्प ऑफ पेन एंड पेपर का मतलब कि आप लोगों के स्कूल में अगर मैं बात करूं अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन होता है. ठीक है, अटेंडेंस लगती है स्टूडेंट्स की, आप लोगों का रिकॉर्ड हो गया. ठीक है, वो सारी की सारी डिटेल्स आप लोगों के क्लास इंचार्ज एक रजिस्टर पर मैनुअली मेंटेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ पेन एंड पेपर. कुछ स्कूल्स में ये चीज आप लोगों की डिजिटाइज्ड हो चुकी है कि आपका सब कुछ ऑनलाइन है. मीन्स आप लोग उनकी स्कूल की एक ऐप है, उसके थ्रू आप लोग अटेंडेंस फिल कर रहे हैं, टीचर्स की अटेंडेंस उसमें जा रही है, होमवर्क PTC के थ्रू वहां से आ रहा है. ठीक है, तो काफी जगहों पर ये डिजिटाइज भी हो चुका है, बट अभी भी काफी जगहों पर ये विद द हेल्प ऑफ पेन एंड पेपर ही चलता है काम. ठीक है, सो अगर मैं बात करूं विद द हेल्प ऑफ पेन एंड पेपर की, यानी कि जहां पर सारा का सारा काम आपका मैनुअली हो रहा है, वहां पर मुझे काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती है. ठीक है, सो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है मेरे पास. अगर मुझे अपने डेटा को एक्सेस करना हो, अगर मुझे अपने डेटा को क्या करना है, एक्सेस करना, तो वो डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज इतना सारा डेटा. आप ये देखो अगर आपके पास पूरे स्कूल का डेटा सारा मैनुअली है, मुझे देखना है क्लास 6 में सेक्शन C में रोल नंबर किसी का, हितांशी का नेम देखना है, बहुत टाइम लगेगा. इवन पूरे स्कूल का भी छोड़ा, अगर मैं क्लास की बात करूं 50 स्टूडेंट्स की क्लास है, मुझे किसी की डिटेल सर्च करनी है. ठीक है, मुझे सर्च करना पड़ेगा ना. ठीक है, अगर मार्क्स की टोटल करने हैं, सारा काम मैनुअली करना पड़ेगा, तो वो चीज काफी डिफिकल्ट रहती है. प्लस यहाँ पर जो मेरा डेटा रिडंडेंट होता है, देखो एक टर्म होती है डेटा रिडंडेंसी और एक टर्म होती है डेटा इनकंसिस्टेंसी. तो अगर मैं FMS की बात करूं, FMS मतलब जो आप लोगों का फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर आपका डेटा रिडंडेंट भी होता है, आपका डेटा इनकंसिस्टेंट भी होता है. रिडंडेंट मतलब डुप्लीकेट डेटा. ठीक है, रिडंडेंट का मतलब क्या होता है, डुप्लीकेट डेटा. अगर एज अ स्टूडेंट मैं आप लोगों की बात करूं तो आपका जो डिटेल्स है, लाइक आप लोगों का रोल नंबर, क्लास, आपका नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, आधार कार्ड नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, सारा का सारा डेटा आपकी क्लास इंचार्ज के पास भी होगा, नीचे आपका रिसेप्शन एरिया पर भी होगा. ठीक है, आपके स्कूल के मैनेजमेंट के पास भी होगा, और हो सकता है लाइब्रेरी में भी आपका डेटा हो. काफी सारी जगह पर आपका डेटा है, और ये सारा का सारा मैनुअली स्टोर है. ठीक है, ये सारा का सारा मैनुअली स्टोर है, तो डेटा डुप्लीकेसी हो गई. अब इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, मल्टीपल मिसमैच कॉपीज ऑफ सेम डेटा. इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, मल्टीपल मिसमैच कॉपीज ऑफ सेम डेटा. अब एक क्लास, मेरे पास एक स्टूडेंट आया. ठीक है, उसने बोला कि मैम हमने अपना कॉन्टेक्ट नंबर यानी कि एड्रेस या कुछ भी चेंज कराना उससे किसी रिकॉर्ड में. एक स्टूडेंट आया कि मैम हमने अपना घर नई जगह शिफ्ट कर लिया, तो हमारा एड्रेस चेंज हो गया, एड्रेस चेंज कर लो. एज अ क्लास इंचार्ज मैंने अपने अटेंडेंस रजिस्टर में उसको चेंज कर लिया, अपने रिकॉर्ड में चेंज कर लिया, बट जब मैं वहां पर चेंज करूंगी, क्या ऑटोमेटिकली यहाँ पर हर जगह पर चेंज होगा? नहीं होगा. ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, मल्टीपल मिसमैच कॉपीज. यहाँ पर एड्रेस कुछ है, यहाँ पर एड्रेस कुछ है,
ऑफ सेम डेटा, एक ही बच्चे का एड्रेस एक डिफरेंट जगह पर अलग अलग आ गया, तो इसको हम बोलते हैं डेटा इनकंसिस्टेंसी। ठीक है, मीन्स अगर मैं एक जगह चेंज करूँ ना तो ऑटोमेटिकली वो सब जगह जा करके चेंज नहीं हो रहा। डेटा शेयरिंग यहाँ पर डिफिकल्ट हो गया। ठीक है, प्लस अगर मुझे ऑथराइजेशन देना है किसी को, वो डिफिकल्ट हो गया मेरे पास। डेटा शेयरिंग मीन्स अगर आपका सपोज मैं अटेंडेंस रजिस्टर का एग्जांपल ले लूं, तो किसी के साथ शेयर करना है, क्या करोगे, फोटोकॉपी करना पड़ेगा, अगेन कॉस्ट भी लगेगी इसमें। ठीक है, ऑथराइजेशन का मतलब क्या होता है बच्चे, फॉर एग्जाम्पल कि अटेंडेंस रजिस्टर आपकी जो है किसी पेरेंट ने चेक करने की उसके बच्चे की अटेंडेंस कितनी है। ठीक है, सो वो एक बच्चे के साथ साथ बाकी सब बच्चों का रिकॉर्ड भी देख सकते हैं, राइट। सो यहाँ पर मेरे पास डेटा सिक्योर भी नहीं होगा, राइट, पासवर्ड नहीं लगा सकती मैं अपने डेटा पर। सो ये सारी प्रॉब्लम्स है जो मेरा कौन दूर करेगा, मेरा डीबीएमएस, राइट। अब सबसे पहले देखते हैं कि डेटाबेस क्या होता है। A database may be defined as a collection of interrelated data stored together to serve multiple applications. Means मेरे पास जितना भी डेटा है ना, मैं सारा का सारा वो कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में सेंट्रलाइज्ड कर रही हूँ अपने डेटा को, कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में प्लस सेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज का मतलब क्या है कि मैंने एक ही जगह पर डेटा स्टोर करने, वहीं से सब उसको एक्सेस करेंगे। ठीक है, ये काम होता है डेटाबेस का। अब बात आती है कि मैं अपना डेटाबेस बनाऊंगी कहाँ पे, क्रिएट क्या करूंगी। मैंने डेटाबेस तो बता दिया आपको कि क्या होता है। ठीक है, मीन्स मेरे पास जो भी डेटा वो आपका एक जगह अच्छे से स्टोर रहेगा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में। डीबीएमएस वो सॉफ्टवेयर है जो मुझे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि आप यहाँ पर अपना डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। क्लियर हुआ? देखो, डेटाबेस क्या है कि आपके पास जितना भी डेटा है ना, आप उसको एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में स्टोर कराना चाहते हो। अब डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है जो आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि हाँ, आप इसमें अपना डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट एंड मैनेज द डेटाबेसेस। क्या यहाँ पर आप अपना डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। अब मैनेज का मतलब यहाँ पर क्या है कि आप यहाँ पर अपना डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, स्टोर करके रख सकते हो, अपडेट करना हो, कुछ चेंजेस करने हो, डेटा रिट्रीव करना हो, ये सारे के सारे काम हम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक ना आरडीबीएमएस भी टर्म होती है मेरे पास। आरडीबीएमएस मतलब कि जहां पर आपका डेटा डीबीएमएस में टेबुलर फॉर्म में है। टेबुलर फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स है, वो आपकी आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर होते हैं। अगर मैं माईएसक्यूएल की बात करूं तो वो आपका एक आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब बेनिफिट्स क्या है डीबीएमएस के, जो आपके एफएमएस के प्रॉब्लम्स थी यानी कि लिमिटेशंस थी, वो आपके डीबीएमएस के एडवांटेजेस है। वहां पर डेटा रिडंडेंसी थी, यहाँ पर आपकी कोई रिडंडेंसी नहीं होती, डेटा डुप्लीकेशन ऑफ डेटा यहाँ पर नहीं है। डेटा इनकंसिस्टेंसी हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, मल्टीपल मिसमैच कॉपीज नहीं होंगी सेम डेटा की। क्यों नहीं होंगी, डेटा मेरा एक ही जगह स्टोर है, अपडेट करूंगी सबको अपडेटेड वर्जन मिलेगा। सिक्योर एंड शेयरेबल डेटा है, यहाँ पर मैं अपने डेटा को सिक्योर कर सकती हूँ, पासवर्ड लगा सकती हूँ। ठीक है, तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं आप लोगों के डीबीएमएस के। ठीक है, आरडीबीएमएस मैंने आपको बताया क्या होता है कि जहां पर आपका जो डेटा है ना, वो ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स यानी कि रोज एंड कॉलम्स। जहां पर भी आपको अपना डेटा इस फॉर्मेट में स्टोर कराना हो तो दैट मीन्स वो आपका क्या है, रोज एंड कॉलम्स यानी कि आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर। अब ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है, इसको ध्यान से देखो। ये मेरे पास एक टेबल है। ठीक है, अगर आप कहीं पर रिलेशन वर्ड पढ़ रहे हो, क्या वर्ड पढ़ रहे हो, रिलेशन, तो उसका मतलब क्या है, टेबल। टेबल को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, रिलेशन। ठीक है, ओके, ये आपके कॉलम के नेम्स हैं, दीज आर योर फील्ड्स, या फिर आप इनको क्या कह देते हो, एट्रीब्यूट्स। ये एक रिकॉर्ड है मेरे पास। ठीक है, ये जो सारी वैल्यूज है इनको हम बोलते हैं डेटा आइटम्स या फिर डेटा वैल्यूज, राइट। ना सी दिस टर्मिनोलॉजी। सबसे पहले आता है रिलेशन क्या होता है। अ टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ रिलेशन। ये आपके पास टेबल बनी हुई है, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, रिलेशन। नेक्स्ट आता है टपल, रो और रिकॉर्ड। जो आप लोगों का हॉरिजॉन्टल डेटा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल इस तरीके से होता है, ये कंप्लीट मेरे पास एक क्या है, रिकॉर्ड है। ठीक है, सो यहाँ पर आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि आप लोगों का जो हॉरिजॉन्टल डेटा होता है वो आपका क्या होता है, रिकॉर्ड। और रिकॉर्ड को ही हम क्या बोलते हैं, टपल, रो और रिकॉर्ड। नेक्स्ट मेरे पास आता है एट्रीब्यूट, कॉलम्स और फील्ड्स, एक ही बात है। सो यहाँ पर आपका जो वर्टिकल डेटा है, ठीक है, रोज आपके हॉरिजॉन्टल हो गए और कॉलम्स आपके कैसे हो गए, वर्टिकल हो गए। सो आप लोगों का जो वर्टिकल डेटा है वो आप लोगों के क्या होते हैं, कॉलम्स। नेक्स्ट मेरे पास आता है डेटा आइटम्स। जितनी भी यहाँ पर ये आपकी वैल्यूज है ना, ये सारी की सारी आपकी क्या है, डेटा आइटम्स।
नेक्स्ट देखो मेरे पास एक टर्म आती है डोमेन। डोमेन का मतलब क्या होता है, देखो ये मेरे पास रोल नंबर, नेम और एक स्ट्रीम नेम से कॉलम है, ठीक है। अब जरूरी तो नहीं हर एक स्कूल में आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल कंबाइंड सारी की सारी स्ट्रीम हो, ठीक है। सो डोमेन में क्या है कि इस कॉलम में जो जो वैल्यूज आएंगी ना वो डोमेन से होकर के आएंगी, सेट ऑफ वैल्यूज। तो स्ट्रीम कॉलम में मैंने लिखा मेडिकल, ह्यूमैनिटीज, नॉन मेडिकल, कॉमर्स की ये स्ट्रीम्स हमारे पास अवेलेबल है, ये इसकी डोमेन हो गई। तो इस स्ट्रीम कॉलम में यहीं से वैल्यूज आएंगी, इसके अलावा कहीं से भी वैल्यूज नहीं आ सकती, ठीक है। सो डोमेन क्या हो गया, ये आपकी डोमेन है। इट इज अ सेट ऑफ वैल्यूज फ्रॉम विच एन एट्रीब्यूट कैन टेक अ वैल्यू इन ईच रो। ये आपका जो एट्रीब्यूट है सारी की सारी वैल्यूज इसमें कहां से आएंगी, डोमेन में से आएंगी। नेक्स्ट आता है मेरे पास डिग्री ऑफ अ रिलेशन। देखो दो चीजें, कार्डिनलिटी और डिग्री। डिग्री मीन्स कि मेरे पास मेरे टेबल में कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, ये काउंट करो, कॉलम 1 2 3, तो डिग्री कितनी हो गई इसकी, 3। कार्डिनलिटी मीन्स नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो कार्डिनलिटी इसकी मेरे पास कितनी हो गई, 5, ठीक है। कार्डिनलिटी काउंट करते टाइम जब आप रोज को काउंट कर रहे हो तो इसको नहीं काउंट करोगे, ये मेरे पास डेटा थोड़ी है, ये तो कॉलम के नेम से हेडिंग्स हैं, ये रिकॉर्ड नहीं है। जो एक्चुअल रिकॉर्ड है जो मैंने स्टोर कराए हैं उनको काउंट करोगे, राइट। नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज है, यानी कि जब आप MySQL की टेबल क्रिएट करोगे वहां पर भी आपने ये चीज ध्यान रखनी है। अब क्या क्या प्रॉपर्टीज है एक रिलेशन में मेरे पास, ऑल रोज ऑफ अ रिलेशन मस्ट बी डिस्टिंक्ट, कि जितनी भी रोज हैं वो डिस्टिंक्ट होंगी। लाइक यहाँ पर अब 1 नेहा मेडिकल, ठीक है, 2 नेहा मेडिकल हो सकता है, बट एग्जैक्ट सेम रिकॉर्ड नहीं होगा। हो सकता है रोल नंबर 2 का नेम भी नेहा हो सकता है उसकी स्ट्रीम भी मेडिकल हो, बट रोल नंबर तो चेंज हो गया ना, तो एग्जैक्ट दो रिकॉर्ड कभी भी सेम नहीं होंगे। ऑर्डरिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स इमेटेरियल, आप रोज आगे पीछे लिख सकते हो, कॉलम्स आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फॉर अ रो अ कॉलम कैन नॉट हैव मोर देन 1 वैल्यू। एक कॉलम में एक से ज्यादा वैल्यूज नहीं होती, मतलब इसका नाम नेहा भी लिख दो और इसका नाम आपने घर का नाम लिख दिया, लेट्स सपोज गोलू, ठीक है, तो यहाँ पर दो वैल्यूज नहीं हो सकती। इसने बोला स्ट्रीम मेडिकल भी है, कॉमर्स भी है, नो, एक एट्रीब्यूट में एक ही वैल्यू होगी। नेक्स्ट मेरे पास आता है ईच एट्रीब्यूट इन द रिलेशन हैज अ यूनिक नेम, कि जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं आप लोगों के उनके रिलेशन में आपका क्या होगा, यूनिक नेम होगा। मीन्स कोई भी जो कॉलम के नेम्स है आपके वो रिपीट नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास आता है इन एनी गिवन कॉलम ऑफ अ टेबल ऑल आइटम्स आर ऑफ द सेम काइंड। गिवन कॉलम की अगर मैं बात करूं लाइक नेम, तो सारी की सारी जो उसकी वैल्यूज हैं वार का डेटा टाइप की होंगी। रोल नंबर की इंटीजर है तो सारे रोल नंबर इंटीजर टाइप के होंगे। ऑल डेटा वैल्यूज इन एन एट्रीब्यूट मस्ट बी फ्रॉम द सेम डोमेन से ही आएंगे। ऐसा नहीं है 5 बच्चों के लिए डोमेन कुछ है, आखिरी के 5 बच्चों के लिए डोमेन कुछ है, नो, पूरे कॉलम के लिए एक ही डोमेन है मेरे पास। नो एट्रीब्यूट कैन हैव मेनी डेटा वैल्यूज इन वन टपल, ठीक है, वही बात हो गई। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे पास, दैट इज कीज। प्राइमरी की, कैंडिडेट की, ऑल्टरनेट की, फॉरेन की, कंपोजिट प्राइमरी की, ठीक है। तो ये कुछ थ्योरेटिकल पढ़ने से पहले ना मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देती हूँ, फिर हम लोग थ्योरेटिकल पे आएंगे, ठीक है। अगर ये चीज समझ में आ गई ना जो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगी, तो डेफिनेशन आप खुद से भी लिख सकते हो और उसको पढ़ोगे तो इजीली समझ में आ जाएंगी। अगर ये वाली स्लाइड जो अब बताऊंगी वो नहीं समझोगे तो शायद डेफिनेशन समझ में अच्छे से ना भी आए, ठीक है। सो ध्यान से देखना। सपोज मेरे पास एक टेबल है, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिया, लेट सपोज टेबल में मैंने लिखा रोल नंबर, इसको थोड़ा सा यहाँ लिख देते, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा रोल नंबर, यहाँ मैंने लिखा रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ मैंने लिख दिया आधार कार्ड नंबर। नेक्स्ट हमने लिख दिया स्टूडेंट का नेम, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, डीओबी, ये कुछ मेरे पास कॉलम के नेम्स है, ठीक है। ये कुछ मेरे पास एक कॉलम के नेम्स है मेरी टेबल में, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे पढ़ना क्या क्या है, एक तो मुझे पढ़ना है कैंडिडेट की, एक मैंने पढ़ना है प्राइमरी की, एक मैंने पढ़ना है ऑल्टरनेट की और एक पढ़ना है फॉरेन की।
ठीक है, फॉरेन की के लिए ये एग्जाम्पल रहने दो, कैंडिडेट की, प्राइमरी की और अल्टरनेट की। पहले ये 3 चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना, 2 बार समझाऊंगी, अगर पहली बार में समझ में ना आया तो दूसरी बार में दोबारा समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो, सबसे पहले कैंडिडेट कीज, प्राइमरी की तो पता है ना, जो आपके रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करे। मीन्स आपकी टेबल में ऐसा जरूर होना चाहिए कोई भी एक कॉलम जो आपके हर एक स्टूडेंट के लिए अलग हो। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है मेरे पास, विच आइडेंटिफाइज द रिकॉर्ड यूनिकली। ठीक है, प्राइमरी की डेफिनेशन क्या है, विच आइडेंटिफाइज द रिकॉर्ड यूनिकली, जो आपके रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करे। रोल नंबर हर एक का अलग, रजिस्ट्रेशन नंबर हर एक का अलग, आधार कार्ड नंबर हर एक का अलग। ठीक है, ओके। सो अब देखो कैंडिडेट कीज कौन सी होती है। कैंडिडेट कीज आर दोज कीज विच आर एबल टू बिकम द प्राइमरी की, विच आर एबल टू बिकम द प्राइमरी की, मतलब कि जिसको मैं प्राइमरी की बना सकती हूँ, वो सारी आपकी कैंडिडेट कीज होती है। मेरे पास रोल नंबर यूनिक होगा, मैं इसको प्राइमरी की बना सकती हूँ। मैं रजिस्ट्रेशन नंबर को प्राइमरी की बना सकती हूँ। मैं आधार कार्ड नंबर को भी प्राइमरी की बना सकती हूँ। ठीक है, सो दैट मीन्स ये 3 आपकी क्या हो गई, कैंडिडेट कीज विच आर एबल टू बिकम द प्राइमरी की, जिसको मैं प्राइमरी की बना सकती हूँ। ठीक है, मैं इन तीनों को प्राइमरी की बना सकती हूँ, तो ये तीनों आपकी क्या हो गई है, कैंडिडेट कीज। ठीक है, अब आउट ऑफ दीज कैंडिडेट कीज, मेरे पास जितनी कैंडिडेट कीज है, मैं किसी एक को प्राइमरी की बनाऊंगी। कैंडिडेट कीज एक से ज्यादा हो सकती है, कैंडिडेट कीज आपकी एक से ज्यादा हो सकती है। ठीक है, प्राइमरी की एक ही होगी, राइट। अब इन 3 कैंडिडेट में से मैं किसी एक कॉलम को प्राइमरी की बना दूं। लेट सपोज मैंने यहाँ पर आधार कार्ड नंबर को प्राइमरी की बना दिया, विच आइडेंटिफाइज द रिकॉर्ड यूनिकली। ठीक है, तो अब क्या होगा मेरे पास, जो आउट ऑफ द कैंडिडेट कीज, एक को मैंने प्राइमरी की बना लिया, रिमेनिंग आर योर अल्टरनेट कीज। ठीक है, तो अल्टरनेट कीज कौन सी है, आउट ऑफ द कैंडिडेट कीज वी विल सेलेक्ट वन एज द प्राइमरी की एंड द रिमेनिंग आर द अल्टरनेट कीज। ठीक है, तो डेफिनेशन आएगी तो क्या लिखोगे, आउट ऑफ द कैंडिडेट कीज वी विल सेलेक्ट, आउट ऑफ द कैंडिडेट कीज वी विल सेलेक्ट वन कॉलम एज अ प्राइमरी की। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। ठीक है, वन कॉलम एज अ प्राइमरी की, तो आपकी जो रिमेनिंग आ गई वो आपकी क्या होंगी, अल्टरनेट की। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब इसको शॉर्ट में समझो फटाफट से। मैंने क्या बोला कि एक टेबल बनाओ, उसमें वो सारे कॉलम्स जो आपके प्राइमरी की बन सकते हैं वो आपकी कैंडिडेट कीज हो गई। प्राइमरी की पता है जो आपके रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो जो आपके प्राइमरी की बन सकती है वो कैंडिडेट की होगी। आउट ऑफ दिस कैंडिडेट कीज किसी एक को सिलेक्ट कर लोगे प्राइमरी की, तो जो रह गई रिमेनिंग वो आपकी क्या हो गई, अल्टरनेट कीज। तो अल्टरनेट कीज भी आपकी एक से ज्यादा हो सकती है, कैंडिडेट कीज भी एक से ज्यादा हो सकती है, बट प्राइमरी की आपके पास एक ही होगी। ठीक है, अब मेरे पास एक और टर्म आती है, दैट इज कंपोजिट प्राइमरी की। ठीक है, एक मेरे पास टर्म आती है दैट इज कंपोजिट प्राइमरी की। ठीक है, अब कंपोजिट प्राइमरी की आपको क्या कहते हैं कि हो सकता है कई बार मेरे पास, मेरे सपोज करो जब 11th में स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं, ठीक है, तो हम लोग जनरली रोल नंबर नहीं अलॉट करते। तो अभी बस 1-2 दिन हुए क्लास 11th का सेशन स्टार्ट करे, मैंने क्या लिख लिया, चलो PT1 भी ले लिया, मैंने यहाँ पर लिखा नेम, एड्रेस और मैंने यहाँ पर लिखा मार्क्स। ये मेरे कॉलम के नेम्स है। ठीक है, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, आधार कार्ड नंबर कुछ नहीं लिखा मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने रिकॉर्ड्स लिखे ना, यहाँ पर जो मैंने रिकॉर्ड लिखे, मैंने सपोज नेम में लिखा नेहा, ये आती है एड्रेस सेक्टर 14 से। फिर मैंने लिखा निशा, इसका एड्रेस है सेक्टर 14, और एक और नेहा है मेरे पास जो आती है सेक्टर 15 से। और फिर मेरे पास, ठीक है, सपोज यही मेरे पास है और ये इनके मार्क्स हो गए। ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि जरा मुझे बताओ कि नेहा के कितने मार्क्स हैं। मैंने आपसे बोला कि नेहा के कितने मार्क्स हैं। अब आप सोचोगे 2 नेहा कि मैम कौन सी नेहा के मार्क्स पूछ रही है। ठीक है, सो यहाँ पर एक एम्बिग्विटी आ गई कि मैं किस नेहा की बताऊं। तो इस टाइम पर हम क्या करेंगे, जब मेरे पास देखो नेहा भी रिपीट हो रही है, एड्रेस भी रिपीट हो रहा है और मार्क्स भी रिपीट हो सकते हैं, तो मेरे पास एक ऐसा सिनेरियो आ गया कि मैं किसी एक कॉलम को प्राइमरी की नहीं बना सकती। ठीक है, सो मैं क्या करूंगी, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स देखूंगी, उसको प्राइमरी की बना दूंगी।
कि एक नया सेक्टर 14 से आती है, एक नया सेक्टर 15 से आती है। अगर मैं नेम और एड्रेस के कॉलम को कंबाइन करके प्राइमरी की बना दूं तो यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट प्राइमरी की। ठीक है, जब मेरे पास मेरी टेबल में कोई भी एक सिंगल कॉलम भी ऐसा नहीं है जो रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करे, उस टाइम पर मैं मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को कंबाइन करके एक प्राइमरी की बना देती हूँ। प्राइमरी की अभी भी एक है बट एट्रीब्यूट्स एक से ज्यादा हो गए। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट प्राइमरी की। अब डेफिनेशन देखो, हो ही नहीं सकता कि डेफिनेशन समझ में ना आए। ठीक है, कैंडिडेट की देखो क्या होता है, कैंडिडेट की इज अ कॉलम। यहाँ से डेफिनेशन देखो, द कॉलम्स विच आर एबल टू बिकम द प्राइमरी की, वो आपकी क्या हो गई, कैंडिडेट की हो गई। यहाँ पर क्या लिख रखा है, इट इज अ ग्रुप ऑफ कॉलम विच यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड ऑफ अ टेबल, वही बात हो गई। अब देखो, जो भी आपकी प्राइमरी कीज होंगी उसमें कोई भी नल वैल्यूज नहीं होंगी, कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं होगी। जब मैं कह रही हूँ रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा तो वैल्यूज डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, नॉट नल होंगी, सारी वैल्यूज यूनिक होंगी। ठीक है, अब ये देखो, रोल नंबर, एडमिशन नंबर, इन दोनों को मैंने क्या बना दिया, कैंडिडेट कीज, बिकॉज ये आपकी यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है पूरे रिकॉर्ड को। प्राइमरी की जो आपके रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगी। अब अगेन ये भी आपकी नल नहीं हो सकती है और यूनिक होंगी, डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होंगी, एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होगी। ठीक है, अब ये दोनों मेरे पास कैंडिडेट कीज थी, इनमें से मैंने सपोज किसी भी एक को, रोल नंबर को मैंने प्राइमरी की ले लिया, तो अल्टरनेट की कौन सी बचेगी, जिसको मैंने प्राइमरी की नहीं लिया वो आपकी कौन सी हो जाएगी, अल्टरनेट की। ठीक है, सो यहाँ पर आपकी जो है मैंने रोल नंबर को कैंडिडेट की लिया था, सॉरी प्राइमरी की लिया था, तो यहाँ पर एडमिशन नंबर आपका क्या बन गया, अल्टरनेट की। ठीक है, लास्ट आपका इसमें आता है फॉरेन की। देखो फॉरेन की क्या होता है, पहले ये देखेंगे फिर हम डेफिनेशन पर आएंगे। ठीक है, मैंने आपसे पूछा कि मेरे को ये बताओ सोनिया के पास कौन सी स्ट्रीम है, कि मेरे पास 3 स्ट्रीम अवेलेबल है, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, नॉन मेडिकल। आपसे मैंने पूछा कि जरा बताओ सोनिया के पास कौन सी स्ट्रीम है, आपने बोला नॉन मेडिकल। कैसे बताया आपने नॉन मेडिकल, आपने देखा सोनिया का S103 कोड है, S103 पर आपके पास नॉन मेडिकल है, सो दैट मीन्स हमारी सोनिया के पास नॉन मेडिकल है, ऐसे बताया। ठीक है, तो फॉरेन की क्या करते हैं कि जब भी आपके पास कुछ ऐसा सिनेरियो है कि एक टेबल से आपका डेटा रिट्रीव नहीं हो रहा है, आपको डेटा को रिट्रीव करने के लिए मल्टीपल टेबल्स चाहिए। ठीक है, सिर्फ स्ट्रीम स्टूडेंट टेबल से आप मुझे नहीं बता सकते सोनिया के पास कौन सी स्ट्रीम है, सिर्फ स्ट्रीम टेबल देख करके नहीं बता सकते। तो अगर मुझे अपना डेटा दोनों टेबल्स को मिला करके रिट्रीव करना पड़े, वहां पर हमारा ये फॉरेन की का कंसेप्ट आता है। ठीक है, तो एक तरीके से मैं यहाँ पर अपनी टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट कर रही हूँ। ठीक है, एक तरीके से मैं यहाँ पर अपनी टेबल में रिलेशनशिप क्रिएट कर रही हूँ। ठीक है, और एक चीज बताऊं, जब भी आपका फॉरेन की का कंसेप्ट होगा ना, हमेशा आपके पास 2 टेबल्स होंगे, तो सद हो सकती है आपके सिलेबस में 2 है। ठीक है, हमेशा मेरे पास 2 टेबल्स होंगी, प्लस एक कॉलम सेम जरूर होगा दोनों टेबल्स में। 1 कॉलम मस्ट बी सेम इन बोथ द टेबल्स। 1 कॉलम मस्ट बी सेम इन बोथ द टेबल्स, कि दोनों टेबल्स में आपका एक कॉलम सेम जरूर होगा जो उनके बीच में रिलेशनशिप को क्रिएट करेगा। ठीक है, सो यहाँ पर वो कॉलम कौन सा, आपका स्ट्रीम कोड। ठीक है, अब जो कॉलम आपका सेम है दोनों टेबल्स में, वही कॉलम आपका एक टेबल में प्राइमरी की होगा, एक टेबल में फॉरेन की होगा। यहाँ पर मैंने लिखा कि हर एक बच्चे के पास कौन सी स्ट्रीम है, उसका कोड लिख दिया। अब यहाँ पर तो ये वैल्यूज रिपीट हो रही होंगी, ठीक है ना, बट ये स्ट्रीम टेबल में सिर्फ जो जो स्ट्रीम है और उनका कोड है मैंने वो लिखा, यहाँ पर वैल्यूज आपकी रिपीट नहीं हो रही, राइट। सो यहाँ पर आपका क्या, 101 ह्यूमैनिटीज, 102 कॉमर्स, 103 नॉन मेडिकल। सो इस तरीके से हमारा ये एक रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा। तो ये स्ट्रीम कोड आपका फॉरेन की हो गया इस टेबल के लिए, इस टेबल के लिए आपका प्राइमरी की हो गया। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देखो, अब फॉरेन की इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन 2 टेबल्स, 2 टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना, क्रिएट करना, तब हम ये फॉरेन की का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अ नॉन की एट्रीब्यूट, नॉन की एट्रीब्यूट का मतलब देखो क्या है, whose values are derived, ये R है, whose values are derived from the primary key of some other table is known as the foreign key in current table। ठीक है, अब इसका मतलब देखो क्या है, जब भी कहीं पर वर्ड सिर्फ की आ जाए, इसको सबको हटा दे। देखो मेरे पास बहुत सारी टाइप की कीज है, ठीक है, अगर कहीं पर वर्ड सिर्फ क्या आ जाए की लिखा ही नहीं हुआ कि ये प्राइमरी की है, कैंडिडेट की है, फॉरेन की है, सो दैट मीन्स वो आपकी प्राइमरी की बात हो रही है। ठीक है, अब फॉरेन की डेफिनेशन क्या थी,
a non-key attribute whose values are derived, a non-key attribute whose values are derived from the primary key of another table is foreign key in current table. Is foreign key in current table. ठीक है, मैंने क्या लिखा है ये, a non key attribute whose values, non key मतलब इस attribute की बात हो रही है. की तो मैंने सिर्फ बोला की attribute कौन सा, प्राइमरी की वाला, यानी कि ये. तो non key attribute whose values are derived, कहाँ से आ रही है, from the primary key of another table, दूसरी टेबल की प्राइमरी की से यहाँ से वैल्यूज आ रही हैं. ठीक है, इस फॉरेन की इन करंट टेबल. तो इस करंट टेबल में स्ट्रीम कोड आपका क्या हो गया, फॉरेन की. क्लियर हो गई डेफिनेशन. तो फॉरेन की क्या है, नॉन की एट्रीब्यूट whose values are derived from the primary key of some other table is known as foreign key in the current table में आपकी क्या हो गई, फॉरेन की. एग्जाम्पल क्लियर हो गया. ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारी माई एसक्यूएल की कमांड्स पर. ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल था. अब इसके लिए अपना आपको माई एसक्यूएल को इंस्टॉल करना पड़ेगा. एंड माई एसक्यूएल को इंस्टॉल करने के लिए जो वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, आप चेक कर सकते हैं. हाउ टू इंस्टॉल माई एसक्यूएल बाय स्वाति चावला, आपको मिल जाएगा. या फिर मैं इसी वीडियो के आई बटन में भी ऐड कर दूंगी कि माई एसक्यूएल को इंस्टॉल किस तरीके से करते हैं. ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में भी ऐड ऑन कर देंगे. चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे माई एसक्यूएल को. अब सबसे पहले मैं अपना माई एसक्यूएल ओपन करूंगी. इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ आप सर्च बार में जाओगे और यहाँ पर टाइप करोगे आप लोग माई एसक्यूएल. मैंने यहाँ पर इंस्टॉल कर रखा है. ठीक है, और इसका आप यहाँ से साइज इंक्रीज कर सकते हो, कंट्रोल की और माउस का स्क्रॉल प्रेस कर देना. और अगर मेरी तरह आपके अभी स्क्रॉल काम नहीं कर रहा है, कीबोर्ड से करना चाहते हो तो कंट्रोल और प्लस की प्रेस कर देना. आपकी ये माई एसक्यूएल की विंडो ओपन हो जाएगी. ठीक है, पासवर्ड इंस्टॉलेशन के टाइम पर जो आपने लिखा होगा वो पासवर्ड लिखोगे यहाँ पर. अब हम अपनी सारी की सारी माई एसक्यूएल की कमांड्स करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहला काम देखो, अगर मेरे को स्टार्टिंग से कर रहे हैं, मेरे को डेटाबेस क्रिएट करना. याद है स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बोला था. ठीक है, क्या बोला था मैंने आपको स्टार्टिंग में, कि मुझे ये देखना है कि भाई मेरे को डेटाबेस क्रिएट करना है. तो ये RDBMS सॉफ्टवेयर है आपका, जिसमें मैं अपने डेटाबेस को क्रिएट कर सकती हूँ. ठीक है, तो डेटाबेस में ना पहले मैं देख रही हूँ कि मेरे पास किस किस नेम से डेटाबेस ऑलरेडी अवेलेबल है, बिकॉज उस नेम से मैं अपना डेटाबेस क्रिएट नहीं करूंगी. माई एसक्यूएल आपका केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है. तो आप ये जो मैं कमांड्स लिख रही हूँ, चाहे आप कैपिटल में लिखें या स्मॉल में लिखें, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, दोनों करेक्ट है. तो यहाँ पर मेरे पास मैंने कमांड लिखी शो डेटाबेसेस. तो ये आपको जितने भी आपके इसमें डेटाबेस स्टोर है ना, ये आपको बता देगा कि आपका कौन कौन से डेटाबेस स्टोर है. ठीक है, अब अगर आपको अपना डेटाबेस क्रिएट करना है, अभी यहाँ पर दिखा रहा है 14 रोज इन अ सेट, मतलब कि टोटल 14 रोज आपकी 14 डेटाबेस क्रिएट करे हुए हैं. ठीक है, अब मैं यहाँ पर सपोज एक डेटाबेस बनाती हूँ, क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नेम मैंने लिखा IP12. ठीक है, डेटाबेस का नेम क्या लिखा, IP12. तो ये आपके जो डेटाबेस को क्रिएट करने का सिंटेक्स क्या, हर एक माई एसक्यूएल कमांड आपकी सेमीकोलन से एंड होगी. ठीक है, अब अगर मैं करूंगी ना शो डेटाबेसेस, तो देखो यहाँ पर आपको 12 IP12 नेम से भी एक डेटाबेस क्रिएट करा हुआ मिलेगा. ठीक है, अब ये टोटल पहले 14 थे, अब कितने हो गए, 15 रोज. ठीक है, और बस ये, हाँ अगर ऊपर वाली कमांड चाहिए ना मीन्स जो मैंने अभी लिखी है, तो एरो कीज होती है ना, उससे आप लोग मूव कर सकते हो उनको. ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इन 15 डेटाबेसेस में से किस डेटाबेस पर काम करना है, उस डेटाबेस का मैं नेम लिखूंगी यहाँ पर. सो आई विल राइट हियर यूज IP12, कि मुझे इस डेटाबेस पर काम करना है, डेटाबेस चेंज. ठीक है, अभी तक मैंने क्या करा, शो डेटाबेसेस, पूरे के पूरे डेटाबेस की लिस्ट चाहिए हो. फिर क्रिएट डेटाबेस, अगर मुझे अपना डेटाबेस क्रिएट करना हो. ठीक है, फिर मैं यूज डेटाबेस लिखूंगी कि मैं इस डेटाबेस पर काम करना चाह रही हूँ. ठीक है, अब इस डेटाबेस में मैंने कोई टेबल क्रिएट नहीं किया. एक कमांड होती है शो टेबल्स, कि आपको चेक करना है कि आपके डेटाबेस में कितने टेबल्स हैं. अभी हमने एक भी टेबल क्रिएट नहीं किया, तो यहाँ पर एम्प्टी सेट दिखा रहे हैं. ठीक है, सो अब हम अपना टेबल भी क्रिएट करेंगे. राइट, क्रिएट डेटाबेस हो गया. दिस कमांड इज यूज टू क्रिएट योर ओन डेटाबेस. क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नेम लिख दोगे तो आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा. नेक्स्ट शो डेटाबेसेस, कि आपको अगर अपना देखना हो कि सारे लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस कौन कौन से हैं, वो सारे आ जाएंगे. यूज डेटाबेस मींस कि आप उसको बता रहे हो कि आपने इस पर्टिकुलर डेटाबेस पर काम करना है.
अब नेक्स्ट मेरे पास आता है शो टेबल्स। शो टेबल्स मैंने बता दिया कि आपको देखना है कि आपके डेटाबेस में कितनी टेबल्स है, कौन कौन सी है, मीन्स तो आ जाएगा शो टेबल से। अब बारी आती है क्रिएट टेबल की, मुझे क्या करना है, टेबल को क्रिएट करना है। ठीक है, अब टेबल क्रिएट करने के लिए मेरे को क्या क्या पता होना चाहिए। एक तो मुझे अपनी टेबल का नेम पता होना चाहिए कि मैं किस नेम से टेबल क्रिएट कर रही हूँ, उसमें कितने कॉलम्स होंगे, उन कॉलम के नेम्स प्लस उनकी डेटा टाइप। ठीक है, अब बात आती है डेटा टाइप क्या होता है। डेटा टाइप मतलब कि उस कॉलम में मैं किस टाइप की वैल्यू स्टोर करा सकती हूँ। जो मेरे पास कॉलम्स हैं उन कॉलम्स में मैं किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करा सकती हूँ, वो आपका क्या बताएगा, उसकी डेटा टाइप। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मेरे पास कौन कौन सी डेटा टाइप होती है। अगर आपको न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करानी है लाइक नंबर्स इंटीजर्स के फॉर्म में, तो इंट, टाइनी इंटीजर, स्मॉल इंटीजर, मीडियम इंटीजर, ये सब ले सकते हो। फ्लोट वाली वैल्यूज है, डेसिमल, फ्लोट, डबल, ये ले सकते हो। स्ट्रिंग है तो कैर, वैरकर ले सकते हैं। डेट और टाइम है तो ये सब ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी रेंज वगैरह केवल है कि कितनी रेंज तक आप अपना डेटा इसमें स्टोर करा सकते हो। ठीक है, ये सब पढ़ लेना कि इसमें हम क्या क्या किस फॉर्मेट में हम इसको स्टोर कराते हैं। राइट, अब देखो जब मुझे टेबल क्रिएट करनी है तो सिंटेक्स क्या रहेगा, क्रिएट टेबल, टेबल का नेम लिखोगे, ये ब्रैकेट स्टार्ट करोगे, फर्स्ट कॉलम का नेम, उसकी डेटा टाइप, कोमा, सेकेंड कॉलम का नेम, उसकी डेटा टाइप, कोमा, थर्ड कॉलम का नेम, उसकी डेटा टाइप, लास्ट वाले के आगे कोमा नहीं आएगा। ठीक है, सेमी कॉलन और एंटर। ये सारी चीजें आप एक ही लाइन में भी लिख सकते हो, ये सारी चीजें आप एक लाइन में भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम एक एम्प्लॉय नेम से टेबल बनाए। यहाँ पर सपोज मैंने लिखा क्रिएट टेबल और टेबल का नेम मैंने लिख दिया एम्प्लॉय। आप यहाँ पर ब्रैकेट लगा के इसको कंटिन्यू भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा ई नंबर, इंटीजर टाइप का लिखूंगी तो आप इंट या इंटीजर कुछ भी लिख सकते हो। इसको मुझे प्राइमरी की बनाना है तो मैं यहाँ पर सिंपल लिख दूंगी प्राइमरी की। ठीक है, ई नंबर, इंटीजर और ये आपका क्या हो गया, प्राइमरी की, कोमा। फिर मैंने लिखा ई नेम, आपके एम्प्लॉय का नेम, इसको मैंने देना वैरकर और साइज दे दो, मैं सपोज 20 कैरेक्टर से ज्यादा इसमें नहीं आएंगे, कोमा। फिर आपने लेट सपोज लिखना है इनकी डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, इसके लिए आप डेट या टाइम, डेट टाइम एट्रीब्यूट ले सकते हो, मैंने लिख लिया डेट। एंड इसके बाद आपने लेट सपोज लिखना है डिपार्टमेंट, इसके लिए भी मैं वैरकर लिख रही हूँ और साइज मैंने दे दिया लेट सपोज 20 और एक सैलरी और लिख लेते हैं। ठीक है, तो एक यहाँ पर मैंने लिख लिया सैलरी और ये आपके इंटीजर। अब लास्ट वाले के आगे कोमा नहीं आएगा, ब्रैकेट क्लोज करो, सेमीकोलन लगाओ, एंटर प्रेस कर दो, क्वेरी ओके। तो दैट मीन्स यहाँ पर आपकी एक टेबल क्रिएट हो गई। ठीक है, तो देखो मैंने सिंपल क्या किया, टेबल क्रिएट करते टाइम क्रिएट टेबल करके टेबल का नेम लिखोगे, फिर यहाँ पर ई नंबर, कॉलम का नेम लिखा, इंटीजर टाइप का होगा, प्राइमरी की बनाना तो ऐसे लिख दो। ठीक है, एम्प्लॉय नेम हो गया, डेट हो गया, डीओबी और डिपार्टमेंट और उसकी सैलरी क्या है वो सब मैंने लिख दिया। ठीक है, सो अब यहाँ पर नेक्स्ट मेरे पास आता है, अच्छा शो टेबल्स में देखोगे ना, यहाँ पर आपको टेबल्स दिखेंगी, शो टेबल्स। तो अब एक आ गया टेबल इन IP12 डेटाबेस में एक टेबल है एम्प्लॉय नेम से। ठीक है, अब मैंने ना टेबल का एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया। अब अगर मुझे अपना स्ट्रक्चर देखना है मैं क्या लिखूंगी, डिस्क्राइब कमांड लिखोगे और टेबल का नेम लिख दोगे, दैट इज एम्प्लॉय, ये उसका स्ट्रक्चर आ गया। स्ट्रक्चर ये आपको कैसे बता रहा है कि ई नंबर नेम से आपका कॉलम है, उसकी डेटा टाइप इंटीजर है, प्राइमरी की मैंने उसको सेट कर रखा है। राइट, ई नेम है, वैरकर डेटा टाइप है, इन सब में मैंने कोई कंस्ट्रेंट अप्लाई, कुछ कंडीशन अप्लाई करी तो हर एक में मैं नल वैल्यूज लिख सकती हूँ। राइट, ये इनकी डेटा टाइप्स हो गई। तो ये आपको एक स्ट्रक्चर बता रहा है आपके टेबल का। अब यहाँ पर या तो डिस्क्राइब कंप्लीट लिख लो बेटा, या फिर सिंपल DESC लिख लो और फिर टेबल का नेम बोथ आर करेक्ट। ठीक है, अब मैंने अपना टेबल क्रिएट कर ली, उसका स्ट्रक्चर देख लिया। अब बात आती है इसमें वैल्यूज को इंसर्ट करने की कि मैं इसमें वैल्यूज कैसे इंसर्ट करूंगी। ठीक है, अब वैल्यूज इंसर्ट करने के लिए मेरे पास इंसर्ट कमांड होती है। टेबल क्रिएट हो गई, शो टेबल्स हो गया। कंस्ट्रेंट्स पर हम बाद में आएंगे, वैसे आपके सिलेबस में है नहीं बट मैं बता दूंगी। ठीक है, डेफिनेशन बता दूंगी। अब मेरे पास आती है इंसर्ट कमांड। ठीक है, इंसर्ट कमांड से बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, अपनी टेबल में अगर मुझे वैल्यूज इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट करते हैं। अब इसका सिंटेक्स क्या रहता है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम।
एम्प्लॉय या जो भी आपका टेबल के नेम, वैल्यूज, फिर जो जो वैल्यूज आपने लिखनी है वो लिख दोगे, ठीक है। जिसकी डेटा टाइप इंटीजर या फ्लोट या डबल आपने ली है उसकी वैल्यूज को विद इन कोट्स लिखने की जरूरत नहीं है। जिसकी डेटा टाइप आपने कैर वार क्या डेट ली है उसकी वैल्यूज आप विद इन कोट्स लिखोगे, ठीक है। डेटा वैल्यूज आर इन द सेम ऑर्डर एज द कॉलम नेम्स इन द टेबल। फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट कॉलम में जाएगी, सेकंड वैल्यू सेकंड कॉलम में जाएगी, इस तरीके से इस सीक्वेंस में ट्रांसफर होंगे, ठीक है। अब वैल्यूज इंसर्ट करने के भी मेरे पास काफी सारे मेथड्स हैं, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, आपको वैल्यूज इंसर्ट करके दिखाऊंगी। सबसे पहले सपोज मैंने लिखा इंसर्ट इनटू टेबल नेम एम्प्लॉय वैल्यूज, ठीक है, एज इट इज लिखोगे हर बार। तो फर्स्ट है मेरे पास ई नंबर, मैंने लिखा 101 एंड ई नेम में सपोज मैंने लिख दिया निकुंज, एंड उसके बाद हो गया ई नेम के बाद हो गया मेरे पास डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ को लिखने का मेरे पास जो फॉर्मेट है ना, ईयर मंथ और डेट, ठीक है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर ईयर लिखूंगी। ईयर सपोज मैंने लिखा 1995, मंथ मैंने लिखा लेट सपोज 5, ईयर मंथ, और डेट मैंने लिख दी लेट सपोज 30, ठीक है। ओके, उसके बाद हो गया डिपार्टमेंट, सपोज मैंने लिखा यहाँ पर परचेज डिपार्टमेंट, ठीक है। और लास्ट मैंने लिखा सैलरी, लेफ्ट सपोज मैंने लिख दिया 45,000, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन, एंटर, ठीक है। आई थिंक यहाँ पर मेरा वेबकैम आ रहा होगा पीछे, तो आप यहाँ पर इसको मैं ऐसे कर देती हूँ, अब ये दिख रहा होगा, ठीक है। इंसर्ट इनटू टेबल का नेम लिखोगे वैल्यूज, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 101, EMP ID हो गया, नेम हो गया, उसकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, और डिपार्टमेंट हो गया, सैलरी हो गई, ठीक है। अच्छा, अब देखो मैं यहाँ पर सपोज मैंने नेम लिखा लेट सपोज गार्गी, इसकी डेट ऑफ बर्थ लिख रही हूँ 1990, ईयर मंथ लिख दिया 12, और डेट मैंने यहाँ पर लिख दी 1, और डिपार्टमेंट मैंने लिख दिया सेल्स, ठीक है। सैलरी लिख दी मैंने 35,000। डुप्लीकेट एंट्री अब दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि 101 के लिए दिखा रहा है। 101 को मैंने क्या सेट करा था, प्राइमरी की, तो यहाँ पर मैं अपना 101 की जगह क्या कर दूंगी 102, दो रिकॉर्ड सेंटर हो गए, ठीक है। अब बात आती है नल वैल्यूज की। मैं यहाँ पर ना नल वैल्यूज मीन्स अगर मुझे किसी का भी सपोज डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, किसी का डिपार्टमेंट नहीं पता, तो मैं उसको नल वैल्यू दे दूंगी। अगर कोई मिसिंग वैल्यू है फिर मैं वही वैल्यू बाद में लिखना चाहती हूँ तो हम उसको नल वैल्यू दे देंगे। उसका सिंटेक्स क्या रहेगा, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, इसके बाद मैं एंटर प्रेस करके नेक्स्ट लाइन में लिख देती हूँ, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी हो गया 103, नेम सपोज मैंने लिखा कविता, ठीक है। ओके, उसके बाद इसकी डेट ऑफ बर्थ मैंने लिख दी, तो डेट ऑफ बर्थ में मैंने लिख दिया नल। जब आप नल लिख रहे हो तो इसको विदाउट कोर्स लिखोगे, अगर विद इन कोर्स लिखोगे वो उसकी वैल्यू कंसीडर हो जाएगी। सपोज मैंने नेम को नल लिखना है, तो अगर मैं विद इन कोर्स नल लिख दूंगी तो दैट मीन्स उसका नेम ही नल है। अगर मैं विदाउट कोर्स नल लिख रही हूँ तो दैट मीन्स मिसिंग वैल्यू जिसको हम बाद में फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये नल हो गया। इसका डिपार्टमेंट मैंने लिख दिया परचेज डिपार्टमेंट, एंड इसकी सैलरी मैंने लिख दी 48,000, डन। एक और रो हो गया, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, फिर हो गया 104, नेम्स आपके रिपीट हो सकते हैं। फिर एक हो गया नितिन, इसकी डेट ऑफ बर्थ हो गई मेरे पास ईयर और मंथ और डेट, डिपार्टमेंट हो गया सेल्स, और सैलरी हो गई इसके पास 28,000, ठीक है। अब एक अगर मुझे किसी पर्टिकुलर कॉलम्स में, देखो मेरे को टेबल के रिकॉर्ड्स देखने में लिख दूंगी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। सेलेक्ट स्टार मीन्स सारे के सारे कॉलम्स आ जाएंगे, फ्रॉम टेबल का नेम एम्प्लॉय। तो अभी तक मैंने 4 रिकॉर्ड्स इंसर्ट करे, तो देखो ये मेरे पास ये टेबल बन करके आ गई है, ठीक है। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर कॉलम में इंसर्ट करना, अगर आज एग्जाम में ये टेबल गिवन है कि आपको ई नंबर, ई नेम और सैलरी ये लिखना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, और फिर यहाँ पर कॉलम के नेम्स लिखोगे ब्रैकेट में, जिस जिस कॉलम में वैल्यूज इंसर्ट करनी है। मैंने बोला ई नंबर में करनी है, ई नेम में करनी है, और डिपार्टमेंट में करनी है। इन कॉलम्स में वैल्यू इंसर्ट करनी है, ठीक है। और वैल्यूज क्या क्या रखनी है वो वैल्यूज के आगे लिख दोगे, मीन्स मैंने बोला वैल्यूज और क्या क्या रखनी है। ई नंबर मैंने 105 लिख दिया, ई नेम लेट सपोज मैंने यहाँ पर डिम्पल लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर डिपार्टमेंट मैंने लिख दिया सपोज HR डिपार्टमेंट, सेमीकोलन, एंटर।
अब जिसमें मैंने वैल्यूज नहीं लिखी ना उसमें वो बाय डिफॉल्ट नल वैल्यूज ले लेगा। तो जब मैं लिखूंगी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो देखो यहाँ पर मैंने डीओबी की और इसकी सैलरी की वैल्यू नहीं दी थी ना, तो यहाँ पर इसने बाय डिफॉल्ट कौन सी वैल्यूज ले ली मेरे पास, नल। इस तरीके से जब अपना रिकॉर्ड जो है इसमें स्टोर करा सकती हूँ। ठीक है, अब फटाफट से कुछ रिकॉर्ड्स स्टोर करा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा लेट सपोज 106 कार्तिक, ये इसकी डेट ऑफ बर्थ, ईयर, मंथ और डेट, डिपार्टमेंट हो गया लेट सपोज सेल्स, और ये सैलरी हो गई इसकी 58,000। ठीक है, और नेक्स्ट है मेरे पास 107 कार्तिक गणेश, और ईयर एंड मंथ, और फिर हो गया डेट। ठीक है, डिपार्टमेंट हमने लिख लिया लेट सपोज मार्केटिंग, और ये इसकी सैलरी हो गई 56,000। ठीक है, एक और हो गया यहाँ पर एम्प्लॉय वैल्यूज 108 ईयर, मंथ, और ये हो गई डेट, और अगेन डिपार्टमेंट मार्केटिंग ले लेते हैं और इसकी सैलरी 52,000। ठीक है, लेट सपोज मैंने ये डेट रिकॉर्ड सेंटर करा दिए और चेक करना हो तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, इससे आपकी कंप्लीट ये टेबल आ गई है। ठीक है, सेलेक्ट कमांड किस लिए होती है कि अगर आपको कभी भी रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कराना हो, रिट्रीव कराना हो, तो आप सेलेक्ट कमांड का यूज करोगे। ठीक है, तो सेलेक्ट स्टार मींस सारे के सारे कॉलम्स आ जाएंगे। अगर आपको सिर्फ देखना है कि ई नेम्स कौन कौन से, आप लिख दो सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, तो आपको सिर्फ ई नेम बता देगा। आपने बोला कि मुझे देखना है कि कौन सा एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में काम करता है, आप लिख दो सिलेक्ट ई नेम कोमा डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय और उसके डिपार्टमेंट आ जाएंगे। ठीक है, इसका ऑर्डर नहीं मैटर करता। आपने बोला मेरे को पहले डिपार्टमेंट देखना है और फिर ई नेम देखना है, तो आप यहाँ डिपार्टमेंट लिख दीजिए और यहाँ पर ई नेम लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, ओरिजिनल टेबल में कोई चेंजेस नहीं है, ये बस इस सीक्वेंस में आपको रिट्रीव करके दे रहा है। ठीक है, तो अब देखो इंसर्ट हो गया, डेटा इंसर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, अगर किसी पर्टिकुलर कॉलम में करना हो वो मैंने बता दिया, यहाँ पर कॉलम के नेम्स लिख दो, वैल्यूज लिख दो, उस पर्टिकुलर कॉलम में इंसर्ट हो जाएंगे। जो कॉलम का नेम नहीं लिखोगे बाय डिफॉल्ट वहां पर वैल्यूज क्या जाएंगी, नल। नल वैल्यू इंसर्ट करनी हो तो विदाउट कोड सिंपल क्या लिख दोगे, नल, तो आपकी नल वैल्यूज इंसर्ट हो जाएंगी। डेट इंसर्ट करनी हो तो विद इन कोर्स फॉर्मेट क्या है बेटा, ईयर, मंथ और डेट। सेलेक्ट कमांड, अगर आपको अपना डेटा रिट्रीव करना हो तो सेलेक्ट कमांड यूज करोगे। ठीक है, रीऑर्डरिंग कॉलम मींस आगे पीछे, जैसे मैंने डिपार्टमेंट और ई नेम को करा ना वैसे आप कर सकते हो। ऑल कॉलम्स चाहिए हो तो स्टार, स्टार रिप्रेजेंट करते हैं आपका ऑल कॉलम्स को। ठीक है, सो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम। ठीक है, अब बात आती है वेयर क्लॉज की। वेयर मतलब कि अभी तो मेरे पास सारा का सारा डेटा रिट्रीव होकर के आ रहा है, मैंने बोला कि जिसकी सैलरी 50,000 से ग्रेटर है वो रिकॉर्ड आ जाए, ये ऐसा कुछ कंडीशन लगानी है बेसिकली। अगर मुझे अपनी रोज पर कंडीशन लगानी हो, ठीक है, अगर मुझे अपनी जो टेबल की रोज है उस पर कंडीशन लगानी, ठीक है, कि ये रोज मेरे पास आ जाए, तो हम वेयर क्लॉज यूज करते हैं। इसमें ना आपके बेसिकली काफी सारे कुछ ऑपरेटर्स यूज होते हैं, लाइक इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन, इक्वल्स टू, और ये आपका नॉट इक्वल्स टू का साइन है। ठीक है, अब सपोज करो मैं कुछ क्वेरीज यहाँ पर लगाती हूँ सो दैट आपको वेयर क्लॉज समझ में आ जाए। तो पहले मैं आपको कंप्लीट टेबल डिस्प्ले करा दूं। यहाँ पर मैंने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो ये आपकी कंप्लीट टेबल आ गई। ठीक है, मैंने बोला कि जिसकी सैलरी 50,000 से ज्यादा वो रिकॉर्ड्स आ जाए, तो सेलेक्ट, अगर सारे रिकॉर्ड्स चाहिए तो स्टार लगाओगे, फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन 50,000। अब इसमें 50,000 इंक्लूड नहीं होगा, 50 से ऊपर वाले आ जाएंगे। ठीक है, सो देखो जिसकी सैलरी 50,000 से ज्यादा वो आगे, नल नहीं आएगा, नल ना आपका लेस देन में आएगा ना आपका ग्रेटर देन में आएगा। ठीक है, नल नहीं आएगा आपका। ठीक है, सो अगर मैंने बोला कि सिर्फ उनके नेम से चाहिए मुझे जिसकी सैलरी क्या हो 50,000 से ग्रेटर हो, तो यहाँ पर उस कॉलम का नेम लिख दो, ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन 50,000। तो जिसकी सैलरी 50,000 से ग्रेटर है ना उसके नेम्स आ गए। चेक करना हो तो यहाँ पर चेक कर सकते हो
इसकी सैलरी देखो जरा 50,000 से ग्रेटर है। ये 3 है मेरे पास, ठीक है। इनके नेम्स क्या है, कार्तिक, गणेश और निहारिका। तो ये 3 रिकॉर्ड में 3 नेम्स मेरे पास आने चाहिए, ठीक है। अच्छा, मैंने बोला कि जो परचेज डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉय। अब यहाँ पर क्या लिखोगे, वेयर, कॉलम का नेम क्या है, डिपार्टमेंट इक्वल्स टू परचेज। अब ये जो परचेज आपने लिखा है ना, इसको आप विद इन कोर्स लिखोगे। देखो सैलरी इंटीजर टाइप का, तो उसको हमने विदाउट कोर्स लिखा, तो यहाँ पर मैं विद इन कोर्स लिखूंगी। तो परचेज डिपार्टमेंट में आपके 2 रिकॉर्ड्स हैं। अगर वो नॉट इक्वल्स टू का यूज करना हो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट नॉट इक्वल्स टू परचेज। तो परचेज डिपार्टमेंट को छोड़ करके बाकी सारे आ जाएंगे, ठीक है। परचेज डिपार्टमेंट में देखो कितने आए थे, 2 आए थे, और नॉट इक्वल्स टू परचेज में 6 आ गए हैं। तो अगेन इसमें क्या मेरे पास डिपार्टमेंट में कोई नल था, नहीं था, ठीक है। अगर नहीं होता तो वो आ जाता। देखो मैं आपको दिखाती हूँ। सपोज मैं सैलरी पर करके देखती हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी नॉट इक्वल्स टू 48,000। तो एक मेरे पास देखो 48,000 वाले कितने एम्प्लॉयज हैं जिसकी सैलरी 48,000 है। एक तो ये एम्प्लॉय है 103 वाला, ठीक है। टोटल रिकॉर्ड्स मेरे पास कितने हैं, 8 रिकॉर्ड्स हैं, और एक नल है, ठीक है। एक 48 वाला है, तो जो 48 वाला नहीं है वो मेरे पास आ गया। अब देखो क्या इसमें नल आया, नहीं आया, ठीक है। सो दैट मीन्स नल आपका इग्नोर ही हो रहा है, वो आपका किसी में इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। चलिए, ये नॉट भी हो गया आपका, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ये सब आपके ऑपरेटर्स हैं। सिर्फ डिफरेंस क्या है बेटा, अगर मैं लिख रही हूँ सैलरी ग्रेटर देन 50,000, उसमें 50 से ग्रेटर वाले आ जाएंगे। अगर मैं लिख रही हूँ सैलरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50,000, तो इसमें 50,000 प्लस उससे बड़े वाले 50,000 भी इसमें क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक मेरे पास होते हैं इसमें लॉजिकल ऑपरेटर्स कि अगर आपको मल्टीपल कंडीशंस को क्या करना हो, कंबाइन करना हो, मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करना हो, ठीक है। एंड और नॉट, ठीक है। सो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि एंड मतलब अगर आप चाहते हो दोनों कंडीशन ट्रू हो, कि परचेज डिपार्टमेंट में भी हो और सैलरी इतने से ज्यादा भी हो, और डिपार्टमेंट या तो परचेज डिपार्टमेंट में हो या सैलरी इससे ज्यादा हो, तो दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो तो आपका रिकॉर्ड आ जाएगा, राइट। तो देखो पहले मैं कंप्लीट टेबल डिस्प्ले करा दूं। मैंने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। अब मैंने बोला सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इक्वल्स टू परचेज, कि या तो डिपार्टमेंट परचेज हो या फिर उसकी सैलरी क्या हो, ग्रेटर देन 55,000 हो। इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो तो आ जाए। अब देखो अगर मैं इस रिकॉर्ड की बात करूं, जो फर्स्ट रिकॉर्ड, पहले अपना टेबल देखो जरा, ठीक है। अब देखो मैंने बोला कि या तो सैलरी क्या हो, 55 से ग्रेटर हो, या डिपार्टमेंट परचेज हो। तो जो डिपार्टमेंट परचेज वाले हैं ये रिकॉर्ड्स तो आएंगे ही आएंगे। अब मैटर नहीं करता बेटा इसकी सैलरी 55,000 से ग्रेटर है या नहीं है, एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, हो गई। अब ये इसका ना डिपार्टमेंट परचेज है ना सैलरी 55 से ज्यादा, ये रिकॉर्ड नहीं आएगा। इसमें भी ना डिपार्टमेंट परचेज है ना सैलरी 55 से ग्रेटर है, ये भी नहीं आएगा। ये तो नल हो गया, एचआर नहीं आएगा, नल कहीं नहीं आएगा, ठीक है। सेल्स बट सैलरी 55 से ग्रेटर है, ये आएगा। इसमें आपका बेशक डिपार्टमेंट परचेज नहीं है बट सैलरी एक कंडीशन ट्रू है, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, ठीक है। सो एक तो ये 45 वाला आ गया, और एक ये जो 2 परचेज वाले थे, और नीचे से ये आपके 3 रिकॉर्ड आ गए। 58 52 भी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बोला जिसकी सैलरी क्या है 55 से ग्रेटर है, तो 52 भी नहीं आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया बेसिकली। तो अब मैं क्या कह रही हूँ आपको कि और में क्या है कि दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो। अगर मैं यहाँ पर एंड लगा दूं कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, जहां पर डिपार्टमेंट परचेज हो एंड सैलरी 55 से, मीन्स दोनों कंडीशन ट्रू, तो यहाँ पर मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि परचेज डिपार्टमेंट वाले 2 ही रिकॉर्ड्स हैं, और एक की सैलरी 45 है, एक की सैलरी 48 है। तो मैं थोड़ा सा अगर आप चाहो तो चेंज कर देती हूँ, वेयर डिपार्टमेंट इज दिस एंड सैलरी ग्रेटर देन 46,000, कि जिसकी सैलरी 46 से ग्रेटर हो और डिपार्टमेंट परचेज हो। एक रिकॉर्ड ऐसा है तो ये एक रिकॉर्ड आ गया, ठीक है। नोट रिवर्स कर देते, जो रिकॉर्ड्स नहीं आ रहे होंगे, जैसे
अब पाइथन में करते हो ना लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, ट्रू को फॉल्स कर देते, फॉल्स को ट्रू, सेम ऐसे ही है, ठीक है। तो वही सेम एग्जांपल स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पर लगा रखे हैं। और उसके बाद स्केलर एक्सप्रेशन भी आप लोग लिख सकते हो कि आपके पास जितने मार्क्स है, आपने बोला सेलेक्ट नेम कोमा मार्क्स -10 फ्रॉम स्टूडेंट, तो हर एक के मार्क्स -10 होकर के आ गए, ठीक है। कॉलम अलाइस भी आप लोग लिख सकते हो। देखो सपोज ये आपका सैलरी वाला कॉलम है, मैंने बोला सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। मैंने फिर बोला सेलेक्ट ई नेम कोमा सैलरी +50 फ्रॉम एम्प्लॉय, कि देखो जिसकी जितनी भी सैलरी हर एक में 50 ऐड होकर के आ गया, नल +50 विल बी नल, ठीक है, वो 50 नहीं होगा। अच्छा, एक होता है अलायंस। अलायंस मतलब कि अगर आपको किसी कॉलम में का दूसरा ऑल्टरनेट नेम देंगे, सैलरी जो +50 हुई है ना, ओरिजिनल टेबल में नहीं हुई है, ओरिजिनल टेबल में वही सैलरी है, सिलेक्ट कमांड सिर्फ रिकॉर्ड को रिट्रीव करने के लिए होती है, ठीक है। ओके, चलो अब यहाँ पर हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, कॉलम अलायंस, ठीक है। अब ये डीओबी कॉलम है ना, मैंने बोला अगर आप सिंपल लिखोगे सेलेक्ट डीओबी फ्रॉम एम्प्लॉय, सॉरी फ्रॉम की स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है, सेलेक्ट डीओबी फ्रॉम एम्प्लॉय, डीओबी आ गई। मैंने बोला कि सेलेक्ट डीओबी एज डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डीओबी की जगह कॉलम का नेम क्या आ गया, डेट ऑफ बर्थ। अगर आप इसको विदाउट कोट्स लिख रहे हो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को, तो आपको यहाँ पर ये एरर दे रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस डेट ऑफ बर्थ को सिर्फ डेट लिख दूं और विदाउट कोट्स लिखूं, तो ये आपका चल जाएगा, ठीक है। मतलब कि अगर आप विदाउट कोट्स लिख रहे हो ना, स्पेस नहीं है, तो आपको यहाँ पर एक ही वर्ड लिखना होता है बेसिकली। अदरवाइज अगर आपको एक साथ है तो आप विद इन कोट्स लिखो, वो वैसे बेटर रहता है। चलिए, कॉलम अलायंस हो गया। नेक्स्ट मेरे पास आती है डिस्टिंक्ट कमांड। डिस्टिंक्ट कमांड क्या करते हैं कि अगर आपके टेबल में कुछ वैल्यूज रिपीट हो रही है, डुप्लीकेटेड डेटा, अगर आपको सिंपल एक ही चाहिए, तो वहां पर हम डिस्टिंक्ट कमांड यूज करते हैं। मैंने बोला कि मेरे को चेक करना है मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से डिपार्टमेंट है। आप क्या लिखोगे, सेलेक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय, ये डिपार्टमेंट है, बट ये रिपीट हो रहे हैं, लाइक परचेज सेल, एचआर सेल्स, मार्केटिंग। तो मैं डिस्टिंक्ट वैल्यूज चाहती हूँ, मैं सिंपल क्या लिख दूंगी, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय। तो बेसिकली मेरे पास 4 डिपार्टमेंट है, परचेज, सेल्स, एचआर और मार्केटिंग। डिस्टिंक्ट कमांड क्लियर हो गई। नेक्स्ट आते हैं मेरे पास बिटवीन ऑपरेटर। बिटवीन क्या करते हैं कि अगर आपको रेंज ऑफ वैल्यूज चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए आपको, रेंज ऑफ वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल टेबल डिस्प्ले कराते हैं पहले, ठीक है। मैंने बोला जिसकी सैलरी 40,000 से ज्यादा और 55,000 से कम है वो आ जाए, तो क्या लिखोगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 45,000 एंड सैलरी लेस देन इक्वल्स टू 55,000, कि जिसकी 45 या से ज्यादा 55 उससे कम है वो आ जाए। तो 3 रिकॉर्ड्स है। इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी बिटवीन स्टार्ट वैल्यू 45,000 एंड एंड वैल्यू। सिंपल मैं से लिख सकती हूँ कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी बिटवीन 45,000 एंड 55,000। तो इसमें आपका 45,000 भी इंक्लूड होता है, 55,000 भी इंक्लूड होता है, ठीक है। अगर मैं इसको लिख दूं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी नॉट बिटवीन, तो 45 और 50,000 को छोड़ करके जो बाकी है वो आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो 4 इसमें आए या 3 उसमें आए थे, तो वो नल वाले रह गए होंगे। नल वाली कितनी वैल्यूज है आपकी, 1 वाली, ठीक है। तो 4 और 3 7, टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं, 8। नल वाली वैल्यूज नहीं आ रही है कहीं पर भी, ठीक है। चलिए, सो ये आपका बिटवीन ऑपरेटर भी हो गया। अच्छा, बिटवीन में ना मैंने यहाँ पर जैसे लिख रखा है सेलेक्ट नेम मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स बिटवीन 50 एंड 70, तो जिसके मार्क्स 50 to 70 की रेंज में वो सारे आ गए, 50 और 70 होता वो भी आ जाता। फिर है सेलेक्ट दिस मार्क्स बिटवीन 5 एंड 75, ये वाले आ गए, ठीक है। फिर है नॉट बिटवीन, उनको छोड़ करके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना काफी बच्चे मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं, इसलिए मैं अभी क्लियर कर देती हूँ कि जो ये नॉट बिटवीन वाला है ना, इसमें कि 5 और 75 के बीच में ना हो,
तो ये जो आ रहा है ना ये 75.50 है, ठीक है। काफी बच्चे मुझे मोस्टली इसी वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि हम 75 क्यों आ गया नॉट बिटवीन में, ये 75.50 है इसलिए ये आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मेरे पास आता है इन ऑपरेटर। इन बेसिकली क्या करता है, बिटवीन समझ में आ गया कि किसका रिप्लेसमेंट है, बिटवीन ऑपरेटर मेरा बेसिकली इसका रिप्लेसमेंट है। वेयर सैलरी बिटवीन दिस मैंने लिखा ना, तो ये आपका रिप्लेसमेंट है इसका, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास आता है इन ऑपरेटर। इन क्या करता है, सपोज मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इक्वल्स टू परचेज और डिपार्टमेंट इक्वल्स टू सेल्स, कि या तो परचेज डिपार्टमेंट या सेल्स डिपार्टमेंट, इनमें से कोई भी हो तो आ जाए। ये आ गए परचेज और सेल्स। इसका रिप्लेसमेंट क्या है, इन ऑपरेटर वेयर डिपार्टमेंट इन, अब ये ब्रैकेट्स में लिख दो परचेज कोमा सेल्स, ये आपका सिंटेक्स रहेगा इन ऑपरेटर का। इजी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इन परचेज कोमा सेल्स। बेसिकली इनमें मैं उसको एक लिस्ट दे रही हूँ कि जो जो इसके अंदर आते हैं, कोई परचेज डिपार्टमेंट हो, सेल्स डिपार्टमेंट हो, वो सारे के सारे मेरे पास आ जाए, ठीक है। इन ऑपरेटर हो गया। नॉट इन इसका रिवर्स है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट नॉट इन परचेज और सेल्स, जो ना तो सेल्स में हो ना परचेज में हो। अब देखो परचेज और सेल्स में 5 आए थे, नॉट परचेज और सेल्स में 3 आ गए, और ये डिपार्टमेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो जो नल वाला डिपार्टमेंट है ना वो नहीं आया होगा, नल डिपार्टमेंट चलो है ही नहीं मेरे पास। तो मेरे पास टोटल 8 रोज है ना, तो ये 8 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं ना, हाँ 8 आ रहे हैं, 5 और 3 8, ठीक है। नॉट इन हो गया। नेक्स्ट मेरे पास आता है लाइक ऑपरेटर। तो देखो लाइक बेसिकली ना पैटर्न मैचिंग के लिए यूज होता है। पैटर्न मैचिंग मतलब कि मुझे लाइक ऐसा देखना है कि जो रिकॉर्ड एस से स्टार्ट हो रहा हो, एन से स्टार्ट हो रहा हो, इस तरीके से। तो मेरे पास ना वाइल्ड कार्ड्स बोलते हैं, 2 वाइल्ड कार्ड्स हैं, परसेंटेज और अंडरस्कोर, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं वाइल्ड कार्ड्स। क्या बोलते हैं, वाइल्ड कार्ड्स, ठीक है। परसेंटेज रिप्रेजेंट करता है 0 और मोर कैरेक्टर्स, 0 और मोर कैरेक्टर्स। अंडरस्कोर रिप्रेजेंट करता है एक कैरेक्टर को। तो अगर मुझे कहीं पर एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना है मैं परसेंटेज लिखूंगी, और अगर मुझे एक ही कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करना है मैं अंडरस्कोर लिखूंगी, ठीक है। सिंटेक्स क्या रहता है, सेलेक्ट जो जो डिस्प्ले कराने हो कॉलम के नेम्स वो लिख दोगे, फ्रॉम टेबल का नेम, वेयर कॉलम नेम जिस कॉलम पर लगा रहे हो, लाइक पैटर्न मैचिंग कंडीशन, ठीक है। ये लाइक के आगे वैसे नहीं आता है। अब देखो मेरे को ना जो एक सिंगल कोट है ये यहाँ पर नहीं आएगा, बेसिकली यहाँ पर आएगा लाइक के बाद, ठीक है। मैं आपको सिंटेक्स बताती हूँ। अच्छा अब मुझे क्या करना है, डिस्प्ले नेम ऑफ दोज स्टूडेंट हुज नेम स्टार्ट्स विद एन, जिसका नाम एन से स्टार्ट होता हो। एन से स्टार्ट और एन फिक्स है, आगे कितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं, कितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं के लिए मैं क्या लगाऊंगी, वेयर नेम लाइक एन परसेंट। तो मैंने क्या लिखा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक एन परसेंट। ये सिर्फ ये चीज विद इन कोट्स आएगी, ठीक है। फिर मैंने बोला कि डिस्प्ले नेम ऑफ दोज स्टूडेंट्स हुज नेम एंड्स विद ए, जो किससे एंड हो रहा हो, ए से एंड हो रहा हो। आगे कुछ भी हो सकता है, कितने भी कैरेक्टर्स के लिए क्या आ गया, परसेंट ए। तो जो नेम्स आपके ए से एंड हो रहे हैं वो सारे नेम्स आ गए। नेक्स्ट मेरे पास है डिस्प्ले नेम ऑफ दोज स्टूडेंट इन विच सेकेंड कैरेक्टर इज आई, फर्स्ट कैरेक्टर फिक्स हो गया यानी कि अंडरस्कोर। इसने बोला सेकंड कैरेक्टर आई, तो एक आगे कुछ भी होगा, एक होगा ना तो सिंगल कैरेक्टर के लिए अंडरस्कोर, सेकंड कैरेक्टर आई, आगे कुछ भी हो सकता है तो परसेंटेज, अंडरस्कोर आई और परसेंटेज। नेक्स्ट देखो इन विच लास्ट सेकंड कैरेक्टर इज एच, तो आगे कुछ भी हो सकता है, लास्ट सेकंड कैरेक्टर एच और ये आगे आपका क्या आ गया, अंडरस्कोर, दिस इज एच, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट देखो जिसके नेम्स में सिर्फ 5 कैरेक्टर्स हो। अब देखो अगर मैं परसेंटेज लिख रही हूँ ना, परसेंटेज मीन्स एक से ज्यादा कितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं, राइट। वो कह रहे हैं जिसके नेम में एग्जैक्टली 5 कैरेक्टर्स हो तो 1 2 3 4 5 अंडरस्कोर लगा दो, ये आपके 5 अंडरस्कोर लगे हुए, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग अपना पैटर्न मैचिंग करते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स को हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे प्रैक्टिकली, तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, इसको हटा दीजिए।
सिर्फ नेम कॉलम्स पर लगा लेते, किसी पर भी लगा सकते हो, ठीक है। मैंने बोला सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम लाइक, मैंने बोला जो जिसके ए से एंड हो रहा हो, चलो ठीक है। सो ए से एंड हो रहा हो तो परसेंट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा ए। तो देखो जो नेम्स आपके ए से एंड हो रहे हैं वो आ गए। मैंने बोला जो ए से स्टार्ट हो रहे हो, ऐसा तो आई थिंक कोई होगा नहीं, पर देख लेते हैं, ए और फिर परसेंटेज, ठीक है, कोई भी नहीं है। मैंने बोला जो एन से स्टार्ट हो रहा हो तो यहाँ पर एन लगा दो, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने बोला जिसका सेकंड लास्ट कैरेक्टर क्या हो, आई हो। सेकंड लास्ट कैरेक्टर आई के लिए आगे कुछ भी हो सकता है, आई और फिर अंडरस्कोर, ठीक है। तो मेरे पास दो रिकॉर्ड्स है, नितिन और कार्तिक, जिसका सेकंड लास्ट कैरेक्टर क्या है, आई है। नॉट इन इसका रिवर्स है, सॉरी नॉट लाइक, ठीक है। तो ये आ गया रिमेनिंग वाले एम्प्लॉय नेम्स, ठीक है। तो ये आपका लाइक और नॉट लाइक हो गया। नेक्स्ट मेरे पास आता है नल और इज नल। देखो आप ये अपना ना उस पर भी लगा सकते हो, डीओबी पर। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डीओबी लाइक, जो डीओबी आपकी 91, ये क्या आ गया, वेयर डीओबी लाइक 1990, जो 1990 से स्टार्ट होती हो, आगे कुछ भी हो। तो ऐसी मेरे पास 3 रिकॉर्ड्स हैं जो 1990 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। अगर आ जाए कि जिसका ईयर 1990 हो वाले रिकॉर्ड डिस्प्ले कराओ तो ये चीज आप लिख सकते हो, राइट। चलिए नेक्स्ट मेरे पास आता है नल और इज नल। नल तो हमने कर लिया, इज नल और इज नॉट नल, ठीक है। तो पहले मैं टेबल डिस्प्ले करा देती हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। अब अगर आपको नल रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कराना है, ठीक है, सो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, अपना इज नल यूज करूंगी उसको कंपेयर करने के लिए। मैंने बोला जहां पर सैलरी नल है ना वो रिकॉर्ड दिखा दो, तो मैंने बोला सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इक्वल्स टू नल, नहीं लिखोगे, इक्वल्स टू नल नहीं लिखोगे। नल को कंपेयर करने के लिए क्या है, इज नल, तो वेयर सैलरी इज नल। तो जहां पर जो सैलरी नल है ना वो वाला ये रिकॉर्ड निकल के आ गया डिम्पल का। अगर आप लिख दो वेयर सैलरी इज नॉट नल, तो नॉट नल वाले रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, सिंपल। क्लियर हो गया। नेक्स्ट मेरे पास आता है ऑल्टर, डिलीट, अपडेट, ड्रॉप, ये सारी कमांड्स, ठीक है। तो पहले हम करते हैं इसमें से ऑल्टर कमांड। ऑल्टर कमांड क्या है कि अगर मुझे अपनी टेबल में कॉलम को ऐड करना हो, कोई कॉलम डिलीट करना हो, कोई कॉलम की मॉडिफिकेशन करनी हो, तो हम जनरली ऑल्टर कमांड का यूज करते हैं, ठीक है। ऑल्टर कमांड में अगर आपको अपने एग्जिस्टिंग टेबल में कॉलम ऐड करना है, कॉलम डिलीट करना है, किसी कॉलम की डेफिनेशन मतलब उसकी डेटा टाइप या साइज चेंज करना है, किसी एग्जिस्टिंग कॉलम का नेम चेंज करना है, ये सारी चीजें आपकी आती हैं ऑल्टर कमांड में। तो सबसे पहले आता है कि अगर मुझे अपना कोई कॉलम ऐड करना हो, ठीक है, तो सिंटेक्स क्या रहता है, ऑल्टर टेबल टेबल नेम ऐड कॉलम कॉलम नेम, ठीक है। और जब कॉलम नेम ऐड करो तो उसको बताओगे कि कौन सी डेटा टाइप आप ले रहे हो। ये कॉलम वर्ड देख रहे हो जो अलग से हाईलाइट हुआ हुआ, ये ऑप्शनल है। अगर लिख दो ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय ऐड जेंडर और उसकी डेटा टाइप, ठीक है, ऐड कॉलम जेंडर वो भी ठीक है। तो ये कॉलम वर्ड आपका ऑप्शनल है। तो अगर मुझे यहाँ से क्या करना है, जेंडर कॉलम ऐड करना है, मैं क्या करूंगी, ऑल्टर टेबल टेबल नेम ऐड कॉलम, कॉलम नेम इज जेंडर और उसकी डेटा टाइप दे दो। सपोज मैंने दे दिया क्या और 2, तो उसकी एक कॉलम ऐड हो गया। चेक करना हो तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय लगा दो। तो यहाँ पर देखो जो भी आप न्यू कॉलम ऐड करोगे ना एंड में ऐड होगा और नल वैल्यू बाय डिफॉल्ट उसमें आ जाएगी हर एक में, ठीक है। अच्छा, अब एक कॉलम ऐड हो गया। नेक्स्ट आता है मेरे पास एडिंग मोर देन 1 कॉलम। अगर आपको एक से ज्यादा कॉलम ऐड करना है ना तो सिंपल ब्रैकेट लगा देना, ठीक है। सपोज मेरे को ऐड करना है ऑल्टर टेबल टेबल नेम ऐड कॉलम, फर्स्ट कॉलम का नेम लिखा, जेंडर तो आ चुका है, मैंने यहाँ लिख दिया लेट सपोज मोबाइल नंबर, और इसका जो मैंने दे दिया इंटीजर कोमा, और एक और सपोज मैं लिख दूं, क्या लिख दूं, ऐसे इंश्योरेंस लिख देते कि किसी का हो रखा है या नहीं हो रखा, ठीक है। और मैंने लिख दिया कैर 2, ठीक है। सो बेसिकली आप क्या करोगे, यहाँ पर एक ब्रैकेट जरूर लगा दोगे,
ठीक है। सो यहाँ पर देखो आपके दो कॉलम्स इकट्ठे ऐड हो गए, मोबाइल नंबर का और इंश्योरेंस का, राइट। सो ये जो ये वाली ब्रैकेट है ना, ये मैंडेटरी है कि अगर आप एक से ज्यादा कॉलम्स ऐड कर रहे हो तो, और वो कॉलम वर्ड लिखना ऑप्शनल है। ऐड देखो यहाँ पर नहीं लिखा ना, ऐड एड्रेस लिख दिया डायरेक्ट, मैंने यहाँ पर कॉलम भी लिख दिया, तो दोनों चल जाएंगे, आपका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास आता है इसमें ड्रॉप कमांड, ड्रॉप कॉलम। अगर आपको अपना कोई कॉलम डिलीट करना है, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कॉलम, कॉलम नेम, ठीक है। कौन सा कॉलम डिलीट करें, तीनों ही कर देते हैं, दो कर देते हैं, पहले मोबाइल नेम और इंश्योरेंस। ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कॉलम, कॉलम का नेम क्या है मेरे पास, एमओबी। अब कॉलम डिलीट करते टाइम मुझे उसको नहीं बताना है कि उसकी डेटा टाइप क्या, नहीं, वो तो कॉलम बना हुआ है, ड्रॉप कॉलम इंश्योरेंस, तो ये आपका क्या हो गया, डिलीट हो गया। अब सिर्फ मेरे पास कौन सा कॉलम बच गया, जेंडर वाला कॉलम, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास आता है कि अगर आपको उसकी डेटा टाइप चेंज करनी है, अभी देखो मेरे पास जो मॉडिफाई करनी है डेटा टाइप या फिर साइज किसी भी एग्जिस्टिंग कॉलम का, ग्रेड 1 कॉलम है, उसकी डेटा टाइप क्या है, कैर और 2, ठीक है। मैंने सिंटेक्स क्या लिखा, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, मॉडिफाई, क्या लिखोगे, मॉडिफाई कॉलम, जिस कॉलम की करनी है वो, और उसकी न्यू डेटा टाइप। यहाँ पर कैर में साइज नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट 1 होता है, ठीक है। ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, मॉडिफाई कॉलम, उस कॉलम का नेम और उसकी डेटा टाइप। अब देखो ग्रेड 1 का साइज कितना आ गया, 1, ठीक है। तो मॉडिफाई से हम लोग ये चीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, आपका ध्यान है, आपका जो जेंडर कॉलम है DESC और टेबल नेम, तो यहाँ पर जेंडर कॉलम का डेटा टाइप क्या है, कैर, और उसका साइज क्या है, 2। इसी को मॉडिफाई करें, मैंने लिखा ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, मॉडिफाई कॉलम, किस कॉलम को करना है, जेंडर, और कोई डेटा टाइप देनी है तो वो दे सकते हो। सपोज मैंने क्या दिया, varchar, और साइज दे दो 5, ठीक है। डिस्क्राइब कमांड से आप चेक कर सकते हो। अब देखो जेंडर का पहले वही था कैर 2, अब यहाँ पर देखो जेंडर का क्या आ गया, varchar और 5, ठीक है। इस तरीके से अपना एग्जिस्टिंग कॉलम की डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि अगर मुझे क्या करना हो, अपने कॉलम का नेम चेंज करना हो, रीनेम करना हो कॉलम को, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, चेंज, जो पहले कॉलम का नेम है वो, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, चेंज ग्रेड 1, ग्रेड और उसकी न्यू डेटा टाइप साथ में देनी है, ठीक है। सो यहाँ पर देखो ग्रेड कैर 1 था, और यहाँ पर आप सिंपल लिख देना ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, चलो मैं कर देती हूँ चेंज। सपोज मुझे DOB वाला कॉलम चेंज करना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख रही हूँ, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, चेंज कॉलम, जो न्यू कॉलम का नेम है वो, और फिर सपोज मैंने लिख दिया डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। अगर मैं इसके आगे डेटा टाइप नहीं दे रही तो एरर आ रहा है ना, तो यहाँ पर मैं लिख दूं डेट, उसकी डेटा टाइप, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कॉलम मेरे पास क्या आ चुका है, डेट ऑफ बर्थ। तो बेसिकली क्या है कि आपको सिंपल क्या लिखना है, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, चेंज कॉलम, जिस कॉलम को चेंज करना है। सपोज डेट ऑफ बर्थ को मैं वापस से DOB करती हूँ, डेट ऑफ बर्थ फिर DOB और इसकी डेटा टाइप भी साथ में आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। सो इस तरीके से अपने एग्जिस्टिंग कॉलम का नेम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास आता है अपडेट कमांड। अपडेट कमांड क्या कहते हैं कि अगर आपकी टेबल क्रिएटेड है, आपको किसी उसमें वैल्यूज इंसर्ट करनी है, यू नो व्हाट, आपको क्या लगता है कि जो मैंने ये कॉलम इंसर्ट कराया, ठीक है, या फिर ये जो आपकी नल वैल्यूज हैं, अगर मुझे इसमें वैल्यू इंसर्ट करनी है तो कई बच्चे कह देते हैं कि इंसर्ट कमांड के थ्रू ऐड होएगी। नो, इंसर्ट कमांड से पूरी की पूरी रो ऐड होएगी। अगर मुझे ये पर्टिकुलर वैल्यूज चेंज करनी है तो मेरे पास अपडेट कमांड है। तो मेरे पास कौन सी कमांड है, अपडेट कमांड, राइट। सो लेट सपोज मेरे को यहाँ पर ये देखो, पहले तो ये जेंडर फिल कर देती हूँ, ठीक है। मैंने बोला कि जेंडर मैं देख कर तो नहीं फिल कर रही, मैं ऐसे कर देती हूँ, जो परचेज डिपार्टमेंट में है उसका जेंडर ऐसे कर देते हैं, ठीक है। सो अपडेट कमांड का सिंटेक्स क्या है, पहले ये देखो अपडेट, पहले मैं आपको बताती हूँ सिंपल वाला, ओह सॉरी, सपोज इसकी सैलरी 28,000 है, ठीक है, मुझे इसकी सैलरी 30,000 करनी है। जो एम्प्लॉय नंबर 104 है उसकी सैलरी 28,000 है ना, मुझे उसको 30,000 करना है। तो अपडेट टेबल नेम, अपडेट टेबल नेम सेट, क्या सेट करना है, सैलरी,
कितनी सेट करनी है, 30,000। फिर कंडीशन वेयर अपडेट टेबल नेम सेट सैलरी इक्वल्स टू 30,000 वेयर कंडीशन ई नंबर इक्वल्स टू 104 या ई नेम इक्वल्स टू नितिन। ठीक है, तो यहाँ पर ये 1 रो अफेक्टेड, मतलब अब ये आपका चेंज हो चुका है। तो अब देखो जो आपका एम्प्लॉय रिकॉर्ड 104 है, इसकी सैलरी पहले 28,000 थी, अब इसकी सैलरी यहाँ पर कितनी हो गई है मेरे पास, 30,000। ठीक है, अच्छा अगर मैं अपडेट कमांड में वेयर नहीं लिखती, मैंने लिखा अपडेट टेबल नेम सेट जेंडर इक्वल्स टू एम, कि जेंडर क्या आ जाए, एम आ जाए, कंडीशन नहीं लगा रही। ठीक है, सो हर एक जगह पर वो जेंडर आपका क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। देखो एक साथ ये सारी की सारी नल वैल्यूज आपकी क्या हो गई, फिल हो गई। ठीक है, अच्छा अब मैंने बोला कि जहां पर सैलरी नल है वहां पर वैल्यू फिल करनी है। ये जो नल वाली वैल्यू है ना, ये मैं फिल करना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ पर एक्चुअली सैलरी की बजाय ना मैं डेट ऑफ बर्थ को फिल कर रही हूँ। ठीक है, अपडेट टेबल नेम दैट इज एम्प्लॉय सेट DOB इक्वल्स टू ईयर मंथ डेट, ईयर मंथ और डेट, set DOB equals to this where E number equals to, या फिर जहां जहां पर नल है where DOB is null, ऐसे भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। अगर दो DOB नल है ना, तो अगर आप लिख दोगे where DOB is null, तो जहां जहां पर नल है तो सेम DOB आ जाएगी। अगर किसी एक पर्टिकुलर का करना है कि जहां पर E नंबर 103 है तो उसका कर दो where E number equals to 103, तो ये आ गया। तो देखो जहां पर ई नंबर 103 उसकी डेट ऑफ बर्थ फिल हो गई। ठीक है, सो इस तरीके से हम अपना अपडेट कमांड को भी यूज कर सकते हैं। सिंटेक्स क्या रहेगा, अपडेट टेबल नेम सेट जेंडर एफ है तो हर एक में जेंडर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा विदाउट एनी कंडीशन। और अगर कंडीशन लगाओगे कि जहां पर रोल नंबर 5 है मार्क्स 50 कर दे तो वो चीज हो जाएगी। अच्छा उसके बाद आता है मेरे पास डिलीट कमांड। डिलीट कमांड क्या कहता है कि अगर आपको कुछ पर्टिकुलर रूल्स को डिलीट करना है तो हम यहाँ पर डिलीट कमांड का यूज करेंगे। ठीक है, तो इससे टेबल का स्ट्रक्चर नहीं, सिर्फ आपकी जो रिकॉर्ड्स है ना वो डिलीट होंगे, जो आपके टेबल के रिकॉर्ड्स हैं। सिंटेक्स क्या है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। ठीक है, सपोज मुझे अपना लास्ट रिकॉर्ड डिलीट करना है विच इज EMP नंबर 108, तो मैं क्या करूंगी, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम एम्प्लॉय where E number equals to 108, या आप ऐसे लिख सकते हो where E name equals to निहारिका, कि निहारिका ने कंपनी छोड़ दी है तो उसको डिलीट कर दीजिए उसका रिकॉर्ड। तो यहाँ से मैंने क्या लिख दिया, where E name equals to निहारिका। ठीक है, सो आपका जो निहारिका वाला रिकॉर्ड था वो डिलीट हो गया। एक से ज्यादा रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हो, where डिपार्टमेंट इक्वल्स टू परचेज, तो जो भी आपके परचेज डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपके डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा अगर आप सिंपल वेयर कंडीशन नहीं दोगे तो आपके सारे के सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे बट टेबल का स्ट्रक्चर नहीं डिलीट होगा। ठीक है, मतलब अगर मैं ऐसे लिख दूंगी, मैं एंटर नहीं प्रेस करूंगी बट सिर्फ बता देती हूँ डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, सारे के सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे बट जो टेबल का स्ट्रक्चर था ना, उसके कॉलम के नेम्स, उसके डेटा टाइप, उसका साइज, वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, बिकॉज अभी मुझे बाकी काम भी करना है तो अभी मैं डिलीट सारे रिकॉर्ड्स नहीं कर रही। क्लियर हो गया डिलीट कमांड। नेक्स्ट मेरे पास आया है ड्रॉप। ड्रॉप भी हम एंड में करेंगे। ड्रॉप टेबल टेबल नेम, अगर आपको अपनी कंप्लीट टेबल डिलीट करनी है तो ड्रॉप कमांड यूज करोगे, इसमें आपकी टेबल का स्ट्रक्चर भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ड्रॉप टेबल टेबल नेम। नेक्स्ट मेरे पास आता है ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय और हैविंग। ऑर्डर बाय क्या कहते हैं, अगर आपको अपने रिकॉर्ड्स को अरेंज करना है आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऑर्डर बाय कमांड का यूज करेंगे। तो मैंने इसको बोला सैलरी के अकॉर्डिंग, सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय सैलरी। तो बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होता है। तो देखो ये सबसे ऊपर नल आ गया, फिर ये सैलरीज आपकी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गई, पहले सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर सबसे बड़ा, इस तरीके से। ठीक है, ये उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड्स आ गए मेरे पास। और अगर मैं बात करती हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर की, तो ऑर्डर बाय सैलरी DES से लिख दो तो आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर साथ में वेयर कंडीशन भी लगा सकती हूँ, मीन्स कि जहां पर आपके सपोज 2-3 आपके सेल्स डिपार्टमेंट वाले, मैंने बोला सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इक्वल्स टू सेल्स,
कि जहां पर डिपार्टमेंट सेल्स है उनका रिकॉर्ड्स दिखा दो, ऑर्डर बाय सैलरी कर दो। ठीक है, अब डिपार्टमेंट सेल्स वाले ये 3 रिकॉर्ड है और सैलरी इनकी अरेंज हो गई है ऑर्डर बाय में, असेंडिंग ऑर्डर में। अगर आपके इनको नेम्स को अरेंज करना हो तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, कंडीशन देनी है कंडीशन दे दो, ऑर्डर बाय नेम कर दो, ई नेम लिख दो जो आपके कॉलम का नेम। ठीक है, सो इस तरीके से आपका ये ऑर्डर बाय कमांड एग्जीक्यूट होती है। बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर होता है, डिसेंडिंग में करना हो तो DESC लिख दोगे। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास आता है ग्रुप बाय और हैविंग। ये कमांड ऐसी है जो बहुत सारे बच्चों को बहुत कंफ्यूजिंग लगती है, ग्रुप बाय, हैविंग और ज्वाइन। ठीक है, ये कमांड काफी बच्चों को टफ लगती है, तो मैं आपको एक बार पहले इसको वैसे बता देती हूँ, फिर आपको अच्छे से मतलब एग्जाम्पल के थ्रू बता देंगे। ठीक है, तो देखो ग्रुप बाय कमांड क्या कहती है आपको, जब भी मुझे अपने डेटा की ग्रुपिंग करनी हो तो हम ग्रुप बाय कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि मुझे अपने डेटा की ग्रुपिंग करनी है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो ग्रुपिंग आपकी ना उन कॉलम्स पर होएगी जनरली। देखो बच्चे होते हैं ना, सपोज हमने एक बच्चे को बोला कि यह बाउल है, इसमें काफी सारे कलर्स की बॉल्स है, रेड ग्रीन ब्लू येलो ऑरेंज। मैंने उसको 3 बॉल्स दे दिए, रेड वाले बॉल्स एक बॉल में कर दो, ग्रीन वाली बॉल्स एक बॉल में कर दो, ब्लू वाली बॉल्स एक बॉल में कर दो। सो दैट मीन्स वो ग्रुपिंग हो रही है सिमिलर टाइप के डेटा की। ठीक है, सो इसी तरीके से मैं अपना ग्रुपिंग कर सकती हूँ अपने टेबल पर भी। बेसिकली ग्रुपिंग आपकी उस कॉलम पर अप्लाई होगी जहां पर आपका जो डेटा है ना वो रिपीट हो रहा होगा, लाइक डिपार्टमेंट रिपीट हो रहा है, जेंडर रिपीट हो सकता है, मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग करनी हो, नेम के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, सैलरी के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग करके कोई फायदा नहीं है, तो ये डिपार्टमेंट वाइज ग्रुपिंग, जेंडर वाइज ग्रुपिंग, स्ट्रीम वाइज ग्रुपिंग, इस तरीके से ग्रुप कॉलम लगेगा। ठीक है, ग्रुप कमांड लगेगी। और अगर देखो MySQL कमांड में अगर आपको स्टेटमेंट पढ़ के समझ में ना आए कि ग्रुप बाय कमांड लगानी है, कौन सी कमांड लगानी है, तो देखो आप ना क्वेश्चन में देखना, देखो 100% तो नहीं बट 99% केसेस में अगर ईच वर्ड लिखा हो, वाइज वर्ड लिखा हो, तो आपकी ग्रुप बाय कमांड यूज होती है। ठीक है, मतलब ऑफ ईच डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट वाइज, इस तरीके से। अब बात आती है कि ग्रुपिंग कमांड का सिंटेक्स क्या रहता है। देखो ग्रुप कमांड का सिंटेक्स क्या होगा, सबसे पहले क्या लिखोगे, सेलेक्ट। ठीक है, जिस कॉलम की ग्रुपिंग करनी है उस कॉलम का नेम लिखोगे। जब भी ग्रुप बाय कमांड लगाओगे कोई ना कोई आपका एग्रीगेट फंक्शन जरूर होगा, कोई ना कोई आपका एग्रीगेट फंक्शन जरूर होगा। एग्रीगेट फंक्शन क्या है, सम, एवरेज, मैक्स, मिन, काउंट, ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको एग्रीगेट फंक्शंस ही करा दूंगी। ठीक है, सम, एवरेज, मैक्स, मिन और काउंट। ठीक है, तो जब भी आप ग्रुप बाय कमांड लगाओगे ये चीज आपकी यूज होनी है। क्या, कॉलम, जिस कॉलम पर ग्रुपिंग करनी है उसके साथ एक एग्रीगेट फंक्शन होगा ही होगा। ठीक है, फ्रॉम टेबल का नेम, जिस टेबल पर ग्रुपिंग करनी है उसका नेम। ठीक है, फिर आप लिखोगे ग्रुप बाय, फिर क्या लिखोगे, ग्रुप बाय जिस कॉलम की ग्रुपिंग करिए, जो कॉलम का नेम यहाँ था ना वो कॉलम का नेम यहाँ लिखो। आया ग्रुप बाय कमांड का सिंटेक्स क्लियर हुआ, सेलेक्ट, जिस कॉलम की ग्रुपिंग करनी है उस कॉलम का नेम, कोमा करके एग्रीगेट फंक्शन, फ्रॉम टेबल का नेम, जिस टेबल पर ग्रुपिंग करनी है। ठीक है, ग्रुप बाय जिस कॉलम की ग्रुपिंग करनी है उसका नेम लिख दोगे। राइट, सो इस तरीके से यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ग्रुप बाय ग्रुपिंग कमांड हो जाएगी। ठीक है, फिर ग्रुप्ड डेटा पर कंडीशन लगानी है कि आपका डेटा तो ग्रुप हो गया, अब ग्रुप्ड डेटा पर कंडीशन लगानी है तो हम लोग हैविंग लगा देते हैं, हैविंग, और जो एग्रीगेट फंक्शन यहाँ यूज किया था वो लगा दो, फिर कोई भी कंडीशन लगा दो। ठीक है, ये होता है आपका ग्रुप बाय और हैविंग कमांड। ये आपका कौन सा होता है, ग्रुप बाय और हैविंग कमांड। ठीक है, सो पहले फटाफट से एग्रीगेट फंक्शंस देख लेते हैं, फिर ग्रुप बाय कमांड करेंगे। ठीक है, तो एग्रीगेट फंक्शंस आपके बहुत सिंपल से हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो देखो जिस जो आपका न्यूमेरिकल कॉलम होगा ना बेसिकली उस पर आपका एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई होगा। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर लिखा सेलेक्ट सम ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, कि आपकी सैलरी जो है ना ये सारी की सारी सैलरी, इसका क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा, आ गया। अच्छा, फिर होता है मैक्स फंक्शन, मैक्सिमम सैलरी देखो कितनी है,
58,000। मिन फंक्शन, मिनिमम सैलरी 30,000। देखो नल नहीं इंक्लूड हो रहा है, ना मैक्स में ना मिन में, ठीक है। एवरेज फंक्शन, सेलेक्ट एवीजी सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। ये एवरेज फंक्शन हो गया। और फिर होता है मेरे पास काउंट। देखो काउंट में ना दो चीज होती है, काउंट और काउंट स्टार, ठीक है। काउंट और काउंट स्टार में क्या डिफरेंस है? एक फंक्शन मेरे पास होता है काउंट और एक होता है मेरे पास काउंट स्टार। ये स्टार हमने और कहां पर यूज किया, ध्यान है, सेलेक्ट के साथ मैंने यूज किया सेलेक्ट स्टार। ये स्टार क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑल को रिप्रेजेंट करता है। तो काउंट स्टार आपको ऑल रिकॉर्ड्स दिखा देगा इंक्लूडिंग नल वैल्यूज। काउंट स्टार आपको सारे के सारे रिकॉर्ड्स दिखा देगा इंक्लूडिंग नल वैल्यूज। जो काउंट फंक्शन है ये आपका नल वैल्यूज इंक्लूड नहीं करता, ठीक है। एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना कि कौन सा फंक्शन नल वैल्यू इंक्लूड करता है कौन सा नहीं करता। मैंने आपको इसका ये बताया कि किस तरीके से इंक्लूड हो रहा है। सेलेक्ट के साथ स्टार लिखते हो, स्टार क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑल को। तो काउंट स्टार क्या रिप्रेजेंट करेगा? ऑल को। ऑल मीन्स कि सब कुछ काउंट करना है तो नल वैल्यूज में इंक्लूड होंगी। काउंट में आपके नल वैल्यूज इंक्लूड नहीं होती, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास देखो कोई कॉलम ऐसा है जहां पर आपकी नल वैल्यूज आ रही हो। एवरेज हो गया था आपका। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। मेरे पास सैलरी में भी नल आ रहा है। तो अगर मैं लिख रही हूँ सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो काउंट स्टार में सारे के सारे रिकॉर्ड, कितने रिकॉर्ड है? 7। एक रिकॉर्ड हमने डिलीट कर दिया था, 7 रिकॉर्ड है। अगर मैं यहाँ पर काउंट के साथ कॉलम का नेम लिख रही हूँ सैलरी, तो सैलरी में एक नल है ना, तो कितना आ जाएगा? 6। ये तो थे आपके एग्रीगेट फंक्शंस, ठीक है। अब बात आती है हमारे पास ग्रुप बाय और हैविंग की, ठीक है। अब देखो मैं ग्रुपिंग कैसे करूंगी, या तो जेंडर वाइज, जेंडर मैंने सारे एम लिख दिया तो मैं ठीक कर लेती हूँ। अपडेट टेबल का नेम एम्प्लॉय, सेट जेंडर इक्वल्स टू एफ, वेयर ई नंबर इन लगा सकते हैं मल्टीपल के लिए। तो ई नंबर क्या क्या है, या तो 101 हो, निकुंज का तो फीमेल ही होगा ना। ई नंबर 102 हो, और गार्गी का हो गया 103, बबीता का हो गया फीमेल, 105 डिम्पल का हो गया, बस, ठीक है। इन 3 का मेरे पास क्या है? जेंडर एफ हो गया। अब देखो, अब मैं या तो ग्रुपिंग कर सकती हूँ डिपार्टमेंट वाइज कि सेल्स डिपार्टमेंट में कितने हैं, परचेज में कितने, इस तरीके से, या मैं ग्रुपिंग कर सकती हूँ जेंडर वाइज, 1 2 3 4 मेल्स हैं 3 फीमेल्स हैं, ठीक है। अब ग्रुपिंग कैसे होगी? पहले डिपार्टमेंट वाइज करते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला था? सिंटेक्स सेलेक्ट, जिस कॉलम की ग्रुपिंग करनी है, किस कॉलम की ग्रुपिंग करनी है? डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? डिपार्टमेंट। फिर मैंने बोला था एक एग्रीगेट फंक्शन तो होगा ही होगा, एक एग्रीगेट फंक्शन तो होगा ही होगा। तो अब आपको करना है कि जो डिपार्टमेंट वाइज आप ग्रुपिंग कर रहे हो, क्या एग्रीगेट फंक्शन लगाना है कि सारी की सारी परचेज डिपार्टमेंट की सैलरी दिखा दो, या ये देखो कि परचेज डिपार्टमेंट मैक्सिमम कितनी है, इस तरीके से। मैंने बोला मैक्सिमम बता दो हर एक डिपार्टमेंट की सैलरी कितनी है। फ्रॉम टेबल का नेम एम्प्लॉय, ग्रुप बाय, जिस कॉलम की ग्रुपिंग करनी है, जो कॉलम का नेम ऊपर लिखा है ना वही कॉलम का नेम यहाँ लिखोगे, ठीक है। अभी आपकी ग्रुपिंग हो गई है डिपार्टमेंट वाइज, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा था आपका? अब देखो परचेज डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट दो है, 45,000 और 48,000। मिनिमम कितना हो गया? मैंने मैक्सिमम लगाया, मैक्सिमम कितना हो गया? 48,000, ठीक है। सेल्स डिपार्टमेंट की बात करें तो 3 है, मैक्सिमम कितना हो गया? 58,000। एचआर में एक ही है नल, तो यही मैक्सिमम में आएगा। अगर एक ही रिकॉर्ड हो, मैक्स भी वही मिन भी वही। मार्केटिंग में एक ही रिकॉर्ड है 56,000, ठीक है। अगर मिन लगाओगे तो मार्केटिंग में यही आएगा, ठीक है। अब अगर मुझे देखना है कि मेरे पास हर एक डिपार्टमेंट में वो कितने हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, तो क्या लिखोगे? सेलेक्ट डिपार्टमेंट कोमा काउंट स्टार, काउंट फंक्शन काउंट करता है, फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। अभी आ जाएगा परचेज डिपार्टमेंट में कितने, सेल्स में कितने, इसमें कितने, उसमें कितने, ठीक है। तो मैंने बोला कि 2311 आ गया ना कि जिस डिपार्टमेंट में एक से ज्यादा लोग हों वो दिखा दो। तो ग्रुप्ड डेटा पर कंडीशन लगानी है तो हैविंग,
तो सेलेक्ट डिपार्टमेंट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट हैविंग, कि जहां पर काउंट स्टार की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, जहां पर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक से ज्यादा है वो रिकॉर्ड्स आ जाए, 1 नहीं आएगा, एक से ज्यादा, इक्वल्स टू 1 नहीं लिखा मैंने, ठीक है। सो ये रिकॉर्ड्स आ गए। तो ग्रुप डेटा पर कंडीशन लगानी हो तो क्या लगा दोगे आप लोग, हैविंग, ठीक है। ओके, ये डिपार्टमेंट हो गया, मीन्स ग्रुप बाय हो गया, हैविंग हो गया। जेंडर वाइज कर सकते हो, यहाँ पर क्या लिख दो, सेलेक्ट, इस मेरे को देखने मेल्स कितनी है फीमेल्स कितनी है, तो मैंने जेंडर वाइज ग्रुपिंग कर दी। फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय जेंडर आ गया, मेल 4 है फीमेल्स 3 है, ठीक है। सो ये आपकी डिपार्टमेंट वाइज क्या हो गई, ग्रुपिंग हो गई, ठीक है। ग्रुप बाय कमांड हो गया और हैविंग कमांड हो गया, ग्रुप बाय और हैविंग हो गया। नेक्स्ट मेरे पास आता है एग्रीगेट फंक्शंस, तो मैंने बता ही दिए, ठीक है। मैक्स मिन काउंट सब हो गया। डिफरेंस भी देख लेंगे, डिफरेंस देख लो, इनमें आ जाता है डीडीएल और डीएमएल बता देती हूँ पहले, ठीक है। फिर ज्वाइन करेंगे, फिर तुम्हारे फंक्शंस करेंगे, ठीक है। अब देखो डीडीएल और डीएमएल कमांड्स कौन सी होती हैं। जितनी भी हमने कमांड्स पढ़ी है ना बेटा, ये आपकी 2 कैटेगरीज में डिवाइड है, कौन कौन सी, डीडीएल और डीएमएल, ठीक है। डीडीएल की फुल फॉर्म है मेरे पास डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन की स्पेलिंग बेटा DEFINITION है, ठीक है, NA नहीं आएगा, DEFINITION, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। और डीएमएल की फुल फॉर्म होती है मेरे पास डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। डीएमएल आपका हो गया डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब बात आती है कि इसमें कौन कौन सी कमांड्स आती है, ठीक है। अब देखो जितनी भी हमने कमांड्स करी हैं, लाइक कौन कौन सी कमांड्स करी हैं, एक हमने की है क्रिएट, बड़ा बड़ा नहीं लिखते हैं ना, सारा समझ भी नहीं आएगा, क्रिएट, अपडेट, इंसर्ट, ऑल्टर, डिलीट, ड्रॉप, ठीक है। अब देखो कि जो कमांड्स आपके टेबल के स्ट्रक्चर को इफेक्ट करती हैं वो आपकी डीडीएल कमांड्स होती हैं, जो कमांड आपकी टेबल की वैल्यूज को इफेक्ट करती हैं वो आपकी डीएमएल कमांड्स होती है, ठीक है। डीडीएल कौन सी है, जो आपके टेबल का स्ट्रक्चर मतलब उसका कॉलम, उसकी डेटा टाइप, उसका साइज, ये सब, ठीक है। टेबल की जो वैल्यूज को इफेक्ट करती है वो डीएमएल कमांड्स होती है। सो क्रिएट कमांड किस लिए यूज होती है, टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए। तो टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है तो दैट मीन्स वो आपकी कौन सी कमांड हो जाएगी, डीडीएल कमांड हो जाएगी। और अपडेट, रिकॉर्ड में वैल्यूज को चेंज करने के लिए, अपडेट करने के लिए, तो ये आपकी डीएमएल कमांड हो जाएगी। इंसर्ट कमांड एक रिकॉर्ड को इंसर्ट करता है, उससे टेबल का स्ट्रक्चर नहीं इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। काफी बच्चे कहते हैं इंसर्ट से तो टेबल के स्ट्रक्चर पर इफेक्ट पड़ रहा है, नहीं, इंसर्ट से आप एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हो, टेबल के कॉलम्स के साथ तो कोई चेंजेस नहीं कर रहे ना, तो इंसर्ट आपकी डीएमएल कमांड है, ठीक है। ऑल्टर कमांड, टेबल में कोई कॉलम ऐड करना है, कॉलम डिलीट करना है, तो स्ट्रक्चर इफेक्ट कर रहा है तो डीडीएल में आ जाएगा। डिलीट कमांड, रिकॉर्ड डिलीट करनी है, डीएमएल स्ट्रक्चर में चेंज नहीं हो रहा है। ड्रॉप कमांड से टेबल ही डिलीट हो रही है तो ये आपकी डीडीएल में आ जाएगी, ठीक है। कुछ बुक्स में आप लोग लिखोगे कि सिलेक्ट भी गिवन है और वो आपका डीएमएल में आ जाता है। कुछ बुक्स में आप देखोगे कि जो सिलेक्ट कमांड है वो भी आपको गिवन है और वो आपका डीएमएल के अंडर गिवन है, क्योंकि वैसे देखो सेलेक्ट कमांड से ना तो वैल्यू चेंज हो रही है और ना आपका स्ट्रक्चर पे चेंज आ रहा है, ठीक है। सो वैसे आपका ये कुछ जगहों पर आपको ये नहीं भी मिलेगा, बट अगर मिले तो वो आपका डीएमएल में होगा, ठीक है। अच्छा, इसको याद रखने के लिए वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि कौन सा किसके अंडर आता है। हाँ, अगर फिर भी आपने ध्यान रखना हो, कोई ट्रिक चाहिए हो, तो देखो डीडीएल के अंडर मेरे पास कौन सी आ रही है, कैड। डीडीएल के लिए क्या है मेरे पास, कैड, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप। डीएमएल के लिए मेरे पास है सिद्धू, सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, ठीक है। डीडीएल के लिए कैड, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप। डीएमएल के लिए सिद्धू, सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, ठीक है। चलिए, डीडीएल और डीएमएल कमांड्स हो गया आपका। अच्छा, उसके बाद मेरे पास आता है
ज्वाइन कमांड देखते हैं पहले, फिर फंक्शंस करेंगे, ठीक है। तो देखो ज्वाइन कमांड क्या है, जो हमने स्टार्टिंग में फॉरेन की पढ़ा था ना, उसी से रिलेटेड है। अगर मेरे को अपना डेटा एक साथ में दो टेबल से रिट्रीव करना है तो मैं ज्वाइन कमांड का यूज करूंगी, ठीक है। दो टाइप की ज्वाइन होती है, इक्वी ज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन। अब इसके लिए मुझे पहले एक टेबल और क्रिएट करनी पड़ेगी। मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मुझे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ये टेबल गिवन है ना, मैं क्या करूंगी, डिपार्टमेंट टेबल को कॉलम को यहाँ से डिलीट कर रही हूँ। डिलीट फ्रॉम, क्या कर रहे हो स्वाति मैडम, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम दैट इज एम्प्लॉय और ड्रॉप डिपार्टमेंट, ठीक है। डिपार्टमेंट कॉलम डिलीट हो गया, डन। अब मैं कॉलम ऐड करूंगी डिपार्टमेंट आईडी करके, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम, कॉलम का नेम क्या है, डिपार्टमेंट आईडी, और इसका मैंने दे दिया सपोज डेटा टाइप इंटीजर, ठीक है। इंटीजर नहीं, मैं कैर दे देती हूँ यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी, और साइज दे दिया लेट सपोज 5, ठीक है। ये कॉलम ऐड हो गया डिपार्टमेंट आईडी, DID। अब इसमें वैल्यूज लिखने के लिए अपडेट, टेबल नेम क्या है मेरे पास, अपडेट टेबल नेम एम्प्लॉय, सेट DID इक्वल्स टू D101, ठीक है। वेयर, कहाँ पर 101 लिखूं, ई नंबर इन, जहां पर ई नंबर 101, 103, 104 है, वहां पर ये आपका DID ये हो गया। सेट DID इज 102, वेयर ई नंबर इन 102 और 5 लिख दूं, ठीक है। उसके बाद है अपडेट टेबल नेम, सेट DID 103, सेट DID 103 और वेयर ई नंबर 102 का हो गया, 3, 4, 5 हो गया आई थिंक, 106 और 107। एक बार चेक कर लेते हैं टेबल ओपन करके। ये देखो, ये मैंने आईडीज ऐड कर दी, 101 है कुछ का, फिर 102 है और 103 है, ठीक है, 4 नहीं है किसी का। अब मैं फटाफट से टेबल क्रिएट कर देती हूँ डिपार्टमेंट नेम से, क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के बाद यहाँ पर DID, ये जो DID कॉलम है ना, इस एम्प्लॉय टेबल में ये फॉरेन की है और डिपार्टमेंट टेबल में ये प्राइमरी की है। varchar और साइज लिखा था 5, ये इसमें आपका क्या बन जाएगा, प्राइमरी की, और मैक ले लेती हूँ डी नेम varchar और साइज हो गया 20, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज इंसर्ट करनी है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, और उसके बाद है मेरे पास DID क्या है, जिसकी D101, ठीक है। इसका जो डिपार्टमेंट है दैट इज परचेज, D102 के लिए मेरे पास है सेल्स डिपार्टमेंट, और D103 के लिए मेरे पास है HR डिपार्टमेंट, ठीक है। चलिए, अब मेरे पास ना दो टेबल्स हैं बेटा, एक टेबल मेरे पास एम्प्लॉय नेम से है और एक टेबल मेरे पास डिपार्टमेंट नेम से, ठीक है, दो टेबल्स हैं। अब देखो ध्यान से, ये जो आपका डिपार्टमेंट DID कॉलम है, ठीक है, ये जो DID कॉलम है ये आपका इस टेबल में तो क्या है बेटा, फॉरेन की, और इस टेबल में ये आपका क्या है, प्राइमरी की, ठीक है, हो गया। अब हम क्या करेंगे, ज्वाइन का कांसेप्ट, ठीक है। अगर मुझे इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करना है, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी है, अगर मैथ वाले बच्चे हो तो नहीं, कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है। चलिए, अ ज्वाइन इज अ क्वेरी दैट कंबाइंस रोज फ्रॉम 2 और मोर टेबल्स, आपके सिलेबस में 2 टेबल्स के लिए हम 2 के लिए करेंगे, ठीक है। इन ज्वाइन क्वेरी मोर देन 1 टेबल्स आर लिस्टेड इन फ्रॉम क्लॉज, फ्रॉम में हम एक से ज्यादा टेबल कोमा करा के लिख देते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन है, ये एम्प्लॉय टेबल है, ये इनकी डिपार्टमेंट टेबल है, ठीक है, जो हमारे पास है। अब मैं क्या कर रही हूँ, ये देखो, ये चीज ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अगर मैं दो टेबल्स को ज्वाइन कर रही हूँ, देखते जाना साथ साथ, ठीक है, कंफ्यूज मत होना।
मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, दोनों टेबल्स का नेम लिख दिया, एम्प्लॉय कोमा डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये देखो आंसर कैसे आ रहा है, मैंने दोनों टेबल्स को ज्वाइन कर दिया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय कोमा डिपार्टमेंट, ठीक है। स्क्रीन थोड़ी सी जूम कर लेना अपनी। ये देखो मेरे पास कैसे आ रहा है रिकॉर्ड, पहले एम्प्लॉय टेबल का 101 रिकॉर्ड, एम्प्लॉय टेबल का 101 रिकॉर्ड इसके साथ आएगा, इसके साथ आएगा, इसके साथ आएगा, मतलब ये 101 तीन बार एज इट इज D101, 102, 103 के साथ आएगा, ये पूरी एम्प्लॉय टेबल का है, ठीक है। फिर एम्प्लॉय टेबल का 102 वाला रिकॉर्ड इसके साथ आएगा, 102, 102, 102, ये पूरा का पूरा 101, 2, 3 मींस इस टेबल का एक रिकॉर्ड इन तीनों के साथ आएगा, फिर नेक्स्ट रिकॉर्ड इन तीनों के साथ आएगा, फिर नेक्स्ट रिकॉर्ड इन तीनों के साथ आएगा, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज देखो, जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, इसमें रोज कितनी है, कॉलम्स कितने हैं, इसने माउस ने इसने काम करना बंद कर दिया है। पता नहीं बेटा ये काम ही नहीं कर रहे हैं। चलो ऐसे ही देख लेते हैं, ठीक है। देखो जो आपकी एम्प्लॉय टेबल है उसमें 7 रिकॉर्ड है, जो डिपार्टमेंट टेबल है उसमें 3 रिकॉर्ड है, तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट की आएगी ना उसमें जो कॉलम्स हैं वो कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब उन दोनों के कॉलम्स का एडिशन, 6 कॉलम उसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एम्प्लॉय टेबल में 6 कॉलम है, इसमें 2 कॉलम है, तो 6 और 2 8, तो 8 कॉलम्स तो आ जाएंगे आपके, मीन्स जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिजल्ट आएगा। रोज कैसे आएंगे, 7 इसमें, 3 इसमें, तो 7 3 21 रिकॉर्ड्स इसमें आएंगे, ठीक है। चलिए अब मेरे पास एक नेक्स्ट टर्म आती है टेबल अलाइस, अभी हमने लिखा था ना अलाइस किसी चीज को ऑल्टरनेट नेम दे देना, वही चीज है, मैं एज करके दे दूंगी, ठीक है। चलिए अब देखो दो चीजें, इक्वी जॉइन और नेचुरल जॉइन। इक्वी जॉइन परफॉर्म्स अ जॉइन अगेंस्ट इक्वालिटी, अगर मुझे मैचिंग कंडीशन की वैल्यूज दिखानी है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो बेटा, ये आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आया, ठीक है, ये आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आया, इसमें ये जो DID वाला कॉलम है, मैं चाह रही थी एक्चुअली में ना ये चल जाए तुम्हारा, ये पेन क्लोज करके चला के देखिए, एग्जिट, दोबारा से ओपन, ठीक है, बस 2 मिनट देना भी चल जाता है ये। गुड, चल, तो अब देखो ध्यान से, अब इक्वी ज्वाइन या नेचुरल ज्वाइन में हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वी ज्वाइन, इक्वी मतलब इक्वालिटी की कंडीशन, ये मेरे पास जो ये DID वाला कॉलम है इस पर फोकस करो, ठीक है, जो ये DID वाला कॉलम है दोनों टेबल में, अब ये जो वैल्यूज है D101, 101, 101, 102, 101, 103, 102, 101, ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा है। इक्वी ज्वाइन क्या कहते हैं कि जहां पर ये वैल्यूज इक्वल हैं वो रिकॉर्ड डिस्प्ले करा दो, कौन सी वैल्यूज इक्वल है, लाइक D101, D101, ये दोनों इक्वल हो गए, उसके बाद D102, 102, फिर ये 101, 101, फिर ये 101, 102 और 2 वाला आ गया, 1033 वाला आ गया, ठीक है, ये वाला आ गया, तो जहां पर ये DID के कॉलम में इक्वल वैल्यूज है ना वो रिकॉर्ड्स डिस्प्ले कराने हो तो आपका इक्वी ज्वाइन यूज होता है, ठीक है, तो आपका कौन सा यूज होता है, इक्वी ज्वाइन। अब देखो ज्वाइन के सिंटेक्स में भी काफी बच्चों को दिक्कत रहती है, ठीक है, इसका सिंटेक्स क्या रहता है ज्वाइन कमांड का, सेलेक्ट, जो जो कॉलम डिस्प्ले कराना उन कॉलम के नेम्स लिख लोगे, फ्रॉम नेम ऑफ बोथ द टेबल्स, वेयर फर्स्ट टेबल का नेम डॉट सेम कॉलम का नेम इक्वल्स टू सेकंड टेबल का नेम डॉट कॉलम का नेम, ठीक है, जिस कॉलम के
के थ्रू ज्वाइन ऑपरेशन करा रहे हो, ये वही कॉलम है जो आपका दोनों टेबल में सेम है, यानी कि वो DID वाला कॉलम। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम नेम ऑफ बोथ द टेबल्स। मैं यहाँ पर एक बार गलत हो गया ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय कोमा डिपार्टमेंट, नेम ऑफ बोथ द टेबल्स वेयर फर्स्ट टेबल का नेम एम्प्लॉय डॉट DID इक्वल्स टू डिपार्टमेंट डॉट DID। ठीक है, सो देखो जहां पर वो इक्वल आ रही थी ना वैल्यूज, वो ये इक्वल वाली आ गई, ये आपका इक्विजन होता है। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम नेम ऑफ बोथ द टेबल्स, या जो जो कॉलम डिस्प्ले कराने वो लिखोगे, वेयर फर्स्ट टेबल का नेम, जो कॉलम सेम है ना वो देख लो, DID फर्स्ट टेबल के साथ डॉट DID इक्वल्स टू सेकंड टेबल के साथ डॉट DID, ये तो आपका हो गया इक्वी ज्वाइन। ठीक है, अब जब ने इक्वी ज्वाइन कराना तो जो कॉलम आपका सेम है, ये देखो बिल्कुल दो बार आ रहा है, इसका तो कोई फायदा नहीं ना कि DID कॉलम सेम है और दो बार आ रहा है, तो इस चीज को हटाने के लिए हम लोग नेचुरल ज्वाइन का कंसेप्ट यूज करते हैं। तो इसका सिंटेक्स क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय नेचुरल ज्वाइन डिपार्टमेंट। ठीक है, सो देखो DID वाला कॉलम बिगिनिंग में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, बट एक बार आ गया। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रोज और कॉलम्स मैटर नहीं करता, राइट। सो यहाँ पर आपका क्या, ये नेचुरल ज्वाइन का कंसेप्ट हो गया। आया समझ में? डेफिनेशन पढ़नी है तो पढ़ करके देख सकते हो। इक्वी ज्वाइन परफॉर्म्स ज्वाइन अगेंस्ट इक्वालिटी के थ्रू होगा, और जो कॉलम्स मैच कर रहे होंगे ना वो वाली चीज आएंगी। ठीक है, यू मे ऑल्सो परफॉर्म इक्वी ज्वाइन बाय यूजिंग ज्वाइन कमांड के थ्रू भी ये सिंटेक्स लगा सकते हो। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1 ज्वाइन करके टेबल 2। ठीक है, और जो आपने कोई कंडीशन देनी वो भी हम लिख सकते हैं। नेचुरल ज्वाइन का क्या कहते हैं, इज अ टाइप ऑफ इक्वी ज्वाइन है, द कॉलम्स विद द सेम नेम विल अपीयर ओनली वंस, जो कॉलम्स रिपीट हो रहे थे आपके वो इसमें आपके एक ही बार आएंगे। इसका सिंटेक्स क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1 नेचुरल ज्वाइन टेबल 2, इस तरीके से आएगा। ठीक है, ये कॉलम्स आपके हो गए। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, नेचुरल ज्वाइन हो गया और इक्वी ज्वाइन हो गया। इसके आगे अगर आपको कोई कंडीशन देनी है ना तो वो आपकी हम लोग एंड के साथ लगाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि आपको ये इक्वालिटी की कंडीशन देखनी है, जो डिपार्टमेंट परचेज वाले हैं वो रिकॉर्ड देखने हैं, तो मैं क्या करूंगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय कोमा डिपार्टमेंट वेयर, ये वाली कंडीशन, एंड डिपार्टमेंट इक्वल्स टू परचेज, कि जो परचेज डिपार्टमेंट की है वो आ जाए। unknown column department in where clause, select this and unknown column department। ओके, समझ गई, डी नेम कॉलम है ना, चेंज कर दिया था ना हमने, तो मैं DID लिख दूं, where DID equals to this and DID equals to 101। DID in where clauses, अच्छा DID रिपीट हो रहा है तो आप उसको बता दो, या सैलरी के कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक है, DID लिखना हो ना तो टेबल नेम लिखना यहाँ पर कि किस टेबल की बात कर रहे हो, एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्टी सेट की ऐसा कोई रिकॉर्ड है नहीं। ओके, तो मैं सैलरी वाला लिख दूं जिसकी सैलरी क्या हो, 50,000 से ग्रेटर हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप फर्दर इसमें कंडीशंस लगा सकते हो। तो ज्वाइन कमांड में अगर कोई भी कंडीशन लगानी है ना, ये चीज तो आएगी। सेलेक्ट जो कॉलम डिस्प्ले करानी है, फ्रॉम नेम ऑफ बोथ द टेबल्स वेयर, ये वाली कंडीशन, एंड करके सेकंड कंडीशन जो भी आपने लगानी है वो आप यहाँ पर लगा सकते हो। ठीक है, अब हम फटाफट से ना डेट, टाइम और ये तुम्हारे मैथ फंक्शंस देख लेते हैं। फिर ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट। ठीक है, कहाँ गए मेरे फंक्शन, ये रहे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं मैथ फंक्शंस। 3 मैथ फंक्शन से पावर, राउंड और मोड फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास आता है POW फंक्शन। POW फंक्शन क्या करेगा, पावर कैलकुलेट करेगा। सेलेक्ट POW, मैंने लिखा 2,5, तो 2 की पावर 5 कितनी है, 32। POW लिख दो या फिर पावर फंक्शन कंप्लीट लिख दो।
3 की पावर 3 विल बी 27, ठीक है। माइनस में लिखना चाहो लिख सकते हो, सपोज मैंने लिखा -2 की पावर 3 विल बी -8। अब नेक्स्ट मेरे पास है राउंड फंक्शन। राउंड फंक्शन क्या है, सेलेक्ट राउंड, जैसे डेसिमल के बाद 5 या उससे बड़ा तो राउंड ऑफ कर देना, ठीक है। मैंने बोला 125.9674, 2 कि 2 प्लेसेस तक इसको राउंड ऑफ कर दो। तो डेसिमल के बाद देखो 96 है ना, अब 6 से नेक्स्ट डिजिट अगर वो 5 या उससे बड़ी है तो ये 97 हो जाएगा, ऐसे ही राउंड ऑफ करते हो तो ये आ जाएगा 125.97, ठीक है। अगर ये सपोज यहाँ पर होता मेरे पास 1 तो ये 0.96 ही रहता, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी ना दूं तो 126 हो जाएगा। मीन्स अगर मैं डेसिमल के यहाँ कोमा करके कुछ भी नहीं दे रही हूँ तो यहाँ पर जो ये है ना, ये डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट देखेंगे, अगर ये 5 या 5 से बड़ी है तो ये 126 हो जाएगा, अदरवाइज ये 125 रहेगा। नेक्स्ट है मोड फंक्शन। मोड फंक्शन क्या करता है, मुझे मेरा रिमाइंडर बताता है। मुझे क्या बताता है, रिमाइंडर। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर, सेलेक्ट मोड, मैंने लिखा 12,3, 5 लिख दो, ठीक है। जो 12 को डिवाइड करोगे 5 से तो रिमाइंडर क्या आएगा, 5 2 10, तो रिमाइंडर विल बी 2, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 2। और एग्जाम्पल देखो, मैंने यहाँ पर लिखा 3 3 4 12, रिमाइंडर विल बी 0, तो आंसर क्या आएगा 0। तो मोड फंक्शन बेसिकली मुझे क्या बता रहा है, मेरा रिमाइंडर बता रहे हैं, ठीक है। मैथ फंक्शंस हो गए। नेक्स्ट मेरे पास आते हैं स्ट्रिंग फंक्शन, यानी कि टेक्स्ट फंक्शंस। टेक्स्ट फंक्शन में पहले आपके पास आता है अपर केस या फिर यू केस, मींस अपर या फिर यू केस। तो ये क्या करेगा, सेलेक्ट अपर, सपोज मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग लिखे स्वाति, ठीक है, ये इसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। अपर फंक्शन लिख सकते हो बेटा, या फिर यहाँ पर यू केस लिख सकते हो, एक ही बात है। लोअर फंक्शन क्या करेगा, हर एक को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, एल केस लिख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर अपर फंक्शन है, अगर मिक्स लिखोगे तो ये अपर मीन्स सब कुछ अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट है मेरे पास, अगर ऐसा डिजिट्स वगैरह लिखोगे, स्पेशल कैरेक्टर्स लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं, बट जो कैरेक्टर्स है वो सारे आपके अपर केस में हो जाएंगे। लोअर फंक्शन सब कुछ लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, एल केस भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपने देखा कि आपकी टेबल में जो नेम्स है, आपकी जो एम्प्लॉय टेबल है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, कि आपको जितने भी नेम्स हैं सेलेक्ट अपर केस में चाहिए, अपर ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, तो जितने भी नेम्स है सारे के सारे अपर केस में आ गए, ठीक है। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट मेरे पास आता है मिड फंक्शन। अब यहाँ तो मिड लिख लो या सब स्ट्रिंग लिख लो या सब एसटीआर लिख लो, तीनों फंक्शन एक ही काम करेंगे। मिड फंक्शन क्या करेगा, मिडल से स्ट्रिंग निकाल करके देगा, सब स्ट्रिंग, ठीक है। ये तो स्ट्रिंग होगी जिसमें से निकालना है, किस पोजीशन से निकालना है, कितने कैरेक्टर्स रिट्रीव करने हैं। पीओएस मीन्स कि किस पोजीशन से निकालना स्टार्ट करना है, और एन मीन्स कि हाउ मेनी कैरेक्टर्स यू वांट टू रिट्रीव फ्रॉम दैट स्ट्रिंग, ठीक है। इसमें इंडेक्सिंग की बात नहीं है कि 0 1 2, नो, सिंपल 1 से स्टार्ट करना, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग लिखा, मिड में स्वाति चावला, 3,6 लिखा, मतलब थर्ड पोजीशन से स्टार्ट करो, टोटल 6 कैरेक्टर्स रिट्रीव करके दे दो। थर्ड पोजीशन मतलब 1 2 3, ए से स्टार्ट करो, और 6 कैरेक्टर्स 1 2 3 4 5 6, स्पेस भी तो कैरेक्टर है, तो ये चीज आ गई, ठीक है। या सब स्ट्रिंग लिख दो या सब एसटीआर लिख दो, तीनों फंक्शंस एक ही काम करेंगे। मैंने स्टार्ट लिखा 7, कि 7 से स्टार्ट करो, 5 तो इसमें हो गए, 6 यहाँ हो गया, ये 7 से स्टार्ट करो। ये नहीं लिखा ना कि कितने कैरेक्टर्स रिट्रीव करने, तो एंड तक जितने भी हैं सारे के सारे रिट्रीव करेगा। ओके, नेक्स्ट मैंने लिखा 1,5, तो 1 से स्टार्ट करो, यानी कि एस, तो 5 कैरेक्टर्स दे दो, ठीक है। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा, लेट सपोज सेलेक्ट मिड फंक्शन लगाया, स्ट्रिंग मैंने क्या लिखी, ई नेम में जो भी तुम्हारे नेम्स हैं, और कोमा करके मैंने लिख दिया हर एक का सेकंड कैरेक्टर से स्टार्ट करके 4 कैरेक्टर्स रिट्रीव कर दो फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। तो जितने भी नेम्स है ना, देखो जैसे ये है डिम्पल, आई से स्टार्ट कर, मैंने कहा सेकंड से स्टार्ट करना है, तो आई से स्टार्ट करो, 4 कैरेक्टर्स IMPL, हर एक में 4 कैरेक्टर्स रिट्रीव हो गए, सेकंड कैरेक्टर से स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट है लेंथ फंक्शन, ये बता देगा सेलेक्ट लेंथ ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, कि आपका जो एम्प्लॉय टेबल में ई नेम कॉलम है उसकी हर एक एम्प्लॉयज के नेम्स की लेंथ कितनी है, 6 5 6 5 6 6 6 ये कैरेक्टर्स आ रहे हैं।
आप स्ट्रिंग पर भी कर सकते हो। मैंने लिखा सेलेक्ट लेंथ, यहाँ पर आपने लिखा IP12, तो कितने कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग है ना, विद इन कोर्स लिखो IP12, तो कितने कैरेक्टर्स हो, फ्रॉम एम्प्लॉय भी क्या जरूरत है, सिंपल ऐसे लिखो, ठीक है। तो IP में 2, 12 में 2, 4 और एक स्पेस 5, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास आता है लेफ्ट। लेफ्ट फंक्शन क्या करेगा कि आपको लेफ्ट से कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को रिट्रीव करना है, राइट। लाइक मैंने लिखा स्ट्रिंग n, 4 कैरेक्टर्स लेफ्ट से रिट्रीव होकर के आ जाएंगे, ठीक है। मैंने लिखा सिलेक्ट लेंथ नहीं, लेफ्ट। IP12 ये तुम्हारी स्ट्रिंग है और मैंने बोला लेफ्ट से 2 कैरेक्टर्स रिट्रीव कर दो, तो IP आ गया। यही चीज आप अपना नेम पर भी लगा सकते हो। मैंने बोला सेलेक्ट लेफ्ट, जो भी आपका ई नेम वाला कॉलम है उसमें से लेफ्ट के 3 कैरेक्टर्स रिट्रीव करके दे दो हर एक एम्प्लॉय नेम के आगे। सेम आपका राइट फंक्शन है कि राइट से कितने कैरेक्टर्स मुझे रिट्रीव करके देने, ये आ गया। ये राइट से 3 कैरेक्टर्स रिट्रीव करके इसने मुझे दे दिए, ठीक है। लेफ्ट और राइट हो गया। नेक्स्ट मेरे पास आता है, देखो अगर आप यहाँ पर 0 लगा दोगे या माइनस लगा दोगे ना तो एम्प्टी स्ट्रिंग आएगा। राइट से 0 कैरेक्टर्स एम्प्टी स्ट्रिंग, -2 एम्प्टी स्ट्रिंग, कुछ नहीं डिस्प्ले होगा, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास आता है instr। instr फंक्शन क्या करता है, रिटर्न्स द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द सबस्ट्रिंग, मतलब कि अगर देखो वो सबस्ट्रिंग प्रेजेंट नहीं है तो ये 0 देगा। एग्जाम्पल देखो, मैंने स्ट्रिंग लिखा यहाँ पर स्वाति, एट देखना है कहाँ पर आ रहा है, AT यहाँ पर आ रहा है ना, तो इस A का फर्स्ट अकरेंस यानी कि 1 2 3, तो आंसर क्या आ जाएगा 3। इंडेक्सिंग नहीं करनी है, 0 से मत स्टार्ट करना, ठीक है। फिर मैंने लिखा इन STR में ममाल और MAA नहीं आ रहा तो 0, ये स्ट्रिंग हो गई। फिर MA देखो यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, बट फर्स्ट अकरेंस यानी कि यहाँ पर, तो इसका इंडेक्स क्या है 1, तो ये क्या आ गया 1। ये काम करता है आपका इन STR, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास है ltrim, rtrim और trim। तो मैंने एक ना स्ट्रिंग लिखी सेलेक्ट ltrim और मैंने ना स्ट्रिंग लिखी, यहाँ पर स्पेस दिया, स्वाति लिखा, यहाँ पर स्पेस दिया और ऐसे कर दिया। ltrim क्या करेगा, लेफ्ट से जितने भी आपके व्हाइट स्पेसेस, ब्लैंक स्पेसेस है उसको रिमूव कर देगा। rtrim क्या करेगा, राइट से स्पेसेस हटा देगा, लेफ्ट वाले देखो हैं पड़े, ठीक है। ट्रिम फंक्शन दोनों तरफ से हटा देगा, लेफ्ट से भी और राइट से भी, ठीक है। अगर कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस है तो ट्रिम फंक्शन आपका ये चीज रिमूव कर देगा। अब फाइनली हमारे पास आते हैं हमारे डेट एंड टाइम फंक्शंस, ठीक है। डेट एंड टाइम फंक्शंस देखो कौन कौन से, नाउ, डेट, मंथ, मंथ नेम, ईयर, डे, डे नेम, ठीक है। ये तो क्लियर हो गए ना आपको टेक्स्ट फंक्शंस, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा जैसा नेम है वैसा वैसा काम है, अपर लोअर में कोई दिक्कत नहीं होगी। रिपीट करूं क्या, अपर फंक्शन सारी की सारी चीजें अपर केस में कन्वर्ट करेगा, लोअर केस फंक्शन एल केस या फिर लोअर, सब कुछ लोअर में कन्वर्ट करेगा। और मिड फंक्शन या सब एसटीआर या फिर सब स्ट्रिंग, स्ट्रिंग दे दो, पोजीशन दे दो, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिट्रीव करने हैं वो बता दो, ठीक है। एंड नहीं लिखोगे तो उस पोजीशन से सारे कैरेक्टर्स रिट्रीव कर देगा। लेंथ फंक्शन काउंट करेगा कि मेरे पास कितने टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, एलियन फंक्शन नहीं चलेगा, लेंथ चलेगा। लेफ्ट फंक्शन लेफ्ट से कितने कैरेक्टर्स रिट्रीव करने हैं, राइट फंक्शन राइट से कितने कैरेक्टर्स रिट्रीव करके देने हैं। और इन एसटीआर के स्ट्रिंग लिखी, सब स्ट्रिंग लिखा, वो सब स्ट्रिंग इस स्ट्रिंग में फर्स्ट अकरेंस पे किस टाइम आ रही है उसका इंडेक्स बता देगा ये, ठीक है। नहीं आ रही होगी तो 0 रिटर्न करके देगा। और उसके बाद है मेरे पास फाइनली ltrim, rtrim और trim। ltrim लेफ्ट से स्पेसेस हटाएगा, rtrim राइट से हटाएगा, trim फंक्शन दोनों से हटाएगा, ठीक है। डांस स्टेप बन गया ना, ltrim लेफ्ट से हटाएगा, rtrim राइट से हटाएगा, trim दोनों से हटा देगा। चलिए अब मेरे पास आता है फाइनली डेट और टाइम फंक्शंस, ठीक है। अब डेट एंड टाइम फंक्शंस में फर्स्ट मेरे पास है नाउ फंक्शन। नाउ फंक्शंस क्या करेगा, इट रिटर्न्स द करंट सिस्टम डेट एंड टाइम। जो करंट आपका सिस्टम में डेट और टाइम है ना वो बता देगा। तो सपोज मैंने यहाँ पर लिखा सेलेक्ट नाउ, तो फिलहाल मेरे सिस्टम की जो डेट, जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 2025 ईयर है 11 मीन्स ईयर मंथ और डेट 12 दिसंबर और 11 दिसंबर है, और टाइम क्या है, ये टाइम है इवनिंग का, ठीक है। अगर आपके सिस्टम में टाइम गलत है, डेट गलत है, तो वही आएगी गलत वाली, ये करंट सिस्टम के डेट और टाइम बताएगा, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन मेरे पास आता है डेट फंक्शन। इट रिटर्न्स द डेट पार्ट फ्रॉम द गिवन डेट और टाइम एक्सप्रेशन।
मतलब आपने इसको नाउ फंक्शन डेट और टाइम दोनों चीजें बता रहे हैं, तो ये सिर्फ डेट बता देगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मंथ और डेट। ये आपने डेट लिखी, मंथ फंक्शन आपको क्या बता देगा न्यूमेरिक में कि कौन सा महीना है, ईयर मंथ डेट मतलब 12th मंथ है, ठीक है। मेरे पास है, मैंने लिखा सेलेक्ट मंथ और ईयर मंथ और डेट फॉर्मेट लिख दो, ईयर और मंथ मैंने लिखा और ये मैंने डेट लिख दी, ठीक है। तो कौन सा मंथ है 5। अगर मैं अपना उसकी बात करूं, सेलेक्ट मंथ और डीओबी वाला कॉलम है मेरे पास, फ्रॉम एम्प्लॉय नेम से टेबल है, तो हर एक का मंथ मेरे पास निकल के आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास मंथ के बाद मंथ नेम, कि वो आपको मंथ फंक्शन न्यूमेरिक बता रहे 1 2 3 मींस जनवरी 1 फरवरी 2 मार्च 3 इस तरीके से। मंथ नेम मुझे एग्जैक्ट मंथ नेम बता देगा, ठीक है, मई दिसंबर जून जुलाई, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिख दूं सेलेक्ट मंथ नेम और नाउ लिख दूं, ये फ्रॉम एम्प्लॉय हटा दो, तो नाउ फंक्शन तो क्या करेगा, आज की डेट और टाइम दे देगा। मंथ नेम फंक्शन उसमें से मंथ का नेम बता रहा है, दैट इज दिसंबर, ठीक है, मंथ नेम हो गया। नेक्स्ट है बेटा मेरे पास ईयर, तो अगर मैं यहाँ पर मंथ नेम की जगह ईयर लिख दूं, अब 2025 है, हो सकता है जब आप ये वीडियो देखो तब न्यू ईयर चल रहा हो, ठीक है। सो 2025 आ गया मेरे पास, राइट। सेम आप अपना एम्प्लॉय वाली टेबल पर भी लगा सकते हो कि आपका जो डीओबी कॉलम है, अगर मुझे सिर्फ हर एक का ईयर चाहिए तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगी, ईयर फंक्शन, राइट। नेक्स्ट मेरे पास है डे, डे मतलब कि डेट, ठीक है। इट रिटर्न्स द डे पार्ट फ्रॉम द टेबल, तो जो लास्ट वाला पार्ट है ना लाइट, उसका जो डेट है वो आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं आज का करूं तो सेलेक्ट डे और यहाँ पर मैं क्या लिख दूं, नाउ, तो आज क्या डेट है 11 दिसंबर है, ठीक है, तो 11 आ जाना चाहिए, आ गया। नेक्स्ट मेरे पास आता है डे नेम, कि आज क्या डे है, आज क्या डे है, ये आ गया थर्सडे आज, ठीक है। अगर मुझे हर एक एम्प्लॉय का ही देखना हो कि जब उनकी डेट ऑफ बर्थ मैंने लिखी वो किस डे को पैदा हुए, तो ये आ गया कि जो फर्स्ट एम्प्लॉय है सैटरडे संडे मंडे थर्सडे ट्यूसडे, नल विल बी नल, ठीक है, डे नेम आ गया, ठीक है। सो फाइनली बेटा इसी के साथ हमारा ये जो MySQL का वन शॉट है ना आईपी स्पार्क सीरीज, ये कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट एकदम से समझ में आ गए होंगे। अब बचा है तो सिर्फ और सिर्फ PYQs की प्रैक्टिस करना। अगर ये वीडियो पसंद आया ना बेटा, बहुत मेहनत लगी कि कॉन्सेप्ट को मैंने अच्छे से डिटेल में बताया है। अगर वीडियो पसंद आई है तो हिट दैट लाइक बटन, डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। प्लस आईपी की जितनी भी जनता है जिनका भी पेपर्स है, सब इसको अपने टेलीग्राम चैनल पर, क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में, हर एक जगह इसको शेयर कर दीजिए, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये फ्रूटफुल वैल्यूएबल इंफॉर्मेटिव वीडियो पहुंच सके और उनको भी जो स्पार्क सीरीज हमारी चल रही है इससे काफी ज्यादा हेल्प मिले। अगर आपको भी वीडियो पसंद आई हो बेटा, डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल, और इस चैनल को सभी के साथ शेयर करना। प्लस अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बिकॉज बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों के लिए डेली आ रही हैं। मिलते हैं फटाफट से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय।